कि ए कश्ती तेरा मुकद्दर चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया, और अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ के बीमार कर दिया। हमने बोल बोल के अब जिंदगी इतनी मुश्किल बना ली है कि अब सच में लोगों की जिंदगी मुश्किल हो चुकी है। कामयाब एक प्रोसेस के, मेहनत के थ्रू जीवन में कभी ना कभी मुझे मिल जाएगी, पर खुशी तो मेरा डिसीजन है, वो तो मैं अभी भी हो सकता हूँ। इसके लिए किस बात का इंतजार कर रहे हो आप? डिसीजन लो, 1 मिनट के बाद खुश रहना शुरू कर दो। मैं अपनी स्थितियों में फंसा हुआ हूँ, बीमारी में फंसा हुआ हूँ, और आप कहते हैं कि अपनी सोच से खुश हो जाओ। कपड़े सुखाने के लिए क्या चाहिए? रस्सी। सर, कपड़े सुखाने के लिए धूप चाहिए। रस्सी का कपड़े सुखाने में कोई रोल ही नहीं है। आप बताओ रस्सी का क्या रोल है कपड़े क्योंकि आपने बताया रस्सी। लेकिन जैसे ही मैंने यूं किया तो आपके दिमाग में मैंने क्या घुसा दी? रस्सी। ऐसी सैकड़ों रस्सियां हमने लोगों के दिमाग में घुसाई हुई हैं, वरना तो आज आप कहेंगे आटा नहीं है, कल को आपके पास, कल कहोगे जी टाटा की कार नहीं है, परसों कहोगे जी बाटा की चप्पल नहीं है। परेशान तो आप सारी जिंदगी रहेंगे। पर समस्याएं मुझे कामयाब होने से रोक सकती हैं, हंसने से नहीं। मेरा ये पॉइंट है। जो आज के डेट में सबसे मुश्किल काम है। मतलब आप दुनिया का एक महान आदमी बनना चाहते हैं, आप करोड़पति बनना चाहते हैं, आप कामयाब, और उसमें मजे ढूंढ रहे हैं। पहले मुझे मजेदार चीजें बताओ जी। अरे वाह, क्या बात है साहब। करिए ना चुनौतीपूर्ण काम, करिए ना मुश्किल काम, करिए ना चैलेंजिंग काम, उनके आगे कामयाबी है। अगर तू परिवार का ख्याल रखेगा, परिवार के बारे में सोचेगा, तो जिंदगी में पैसे नहीं कमा पाएगा। और आजकल के यूथ के दिमाग में घुस चुका है, मुझे तो पैसा कमाना है, मुझे परिवार से क्या लेना देना। अरे आप परिवार के साथ रह के भी पैसा कमा सकते हो। परिवार आपके रास्ते की बाधा है ही नहीं। हम इतने कम जर्फ हैं क्या? या तो हम पैसा कमा पाएंगे या रिश्ते निभा पाएंगे, इतने कम जर्फ हैं क्या हम लोग? सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ देता और क्या बात है। इस मार्केट ने इंसानों को कैसे मैनिपुलेट किया है। डियो बेचता ही नहीं, वो बताता है इस डियो को लगा लोगे तो कॉलेज की जितनी भी लड़कियां तुम्हें घेर लेंगी। ये सपना है ना लोगों का, सपने बेच रहे हैं वो, और उन्हीं झूठे सपनों के चक्कर में 90% लोग हम दुखी हैं। हमारे और आपके दादाजी के समय में, यानी आज से 50-60 साल पहले, भाई भाई के बीच कैसा रिलेशन था? प्यार था। अच्छा, आपने देखा होगा बंटवारा भी हो रहा था तो बड़ा भाई बोलता है कि छोटे से तू रख ले, छोटा कह रहा नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं तुम रख। कितना प्यार था आपस में। फिर 1969 में ये गाना किसने लिखा था कि कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है जग में, झूठे नाते हैं नातों का क्या। जिस समय रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण थे, जिस समय रिश्तों की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, उस समय आप ऐसे गीत बना रहे हैं। इस बाजार ने ना रिश्तों को तोड़ के मुनाफा कमाया है। बिल्कुल है। सर्वेश सर IAS बनना चाह रहे हैं और अमर चौधरी नालायक रिश्तेदार है, और मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। कैसे रोक सकता हूँ जरा बताना? नहीं रोक सकता। आपकी किताब फाड़ दूंगा, भारत सरकार को लेटर लिख के दूंगा इसको IAS मत बनाना। मैं कर क्या लूंगा? तो आपको कामयाब होने से अगर कोई चाह भी ले तो रोक कैसे सकता है? एक्चुअली किसी को करना धरना कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ किताबें रिसाले ना अखबार पढ़ना, मगर इस दिल को हर रोज एक बार पढ़ना। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया, एक दिन तुम्हारे कानों में ये शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। अगर तुम ऐसा एक्सक्यूज मी कैसे आएगा? ये जो तुम सोफे पे पड़े पड़े व्हाट्सएप पे स्टेटस बदलते रहते हो, इससे आएगा? ये जो दुनिया से तुझको इतना गिला है, ये बता तूने दुनिया को क्या दिया है? सवाल ये आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? ये कैसा अजीब दौर है। यहाँ हमारे पास सब कुछ है आज, उसके बाद भी हम परेशान हैं। डॉक्टर है, वैद्य है, नीम हकीम है, उसके बाद भी हम बीमार हैं। सब कुछ जानते हैं, उसके बाद भी परेशान हैं। आखिर वजह क्या है? और जब हमें ये समझ में नहीं आता तो हम तमाम अलग अलग तरह के एक्सपर्ट के साथ जाते हैं, और वो एक्सपर्ट हमारी ज़िंदगी में हमें क्लैरिटी देते हैं, जिसके बाद हमारे जीवन का पथ थोड़ा आसान होता है। यही एक वजह है कि आप देखेंगे कि पॉडकास्ट की भी भीड़ सी आ गई है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि लोग सुनते हैं, समझते हैं, अपने लिए कुछ ढूंढते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि जब भी हम पॉडकास्ट करें या किसी शख्सियत को लेकर के आएँ, तो जो लोग हमारे पॉडकास्ट पे वक्त बिताते हैं उन्हें उनके जीवन से जुड़ा कुछ मिले, जिससे जीवन आसान हो सके। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स हैं, एक ऐसे ही गेस्ट हैं जिनका नाम है अमर चौधरी जी, और वो थिंकर हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मोटिवेशनल नहीं, आपने खूब सुना होगा, मोटिवेशनल स्पीकर क्या टर्म है, कैसे ये काम करते हैं। और कहते हैं कि सबसे टफ जो दिमाग माना जाता है ना, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस का माना जाता है या पुलिस वालों का माना जाता है, क्योंकि उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है और उनको उनकी थिंकिंग को दुरुस्त करने के लिए आप जाते हैं। तो आइए सीधे बात करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए।
बहुत बहुत आभार सर्वेश सर। मैंने किसी भी पॉडकास्ट की इससे सुंदर और इससे बेहतरीन शुरुआत नहीं देखी। आपका अंदाज बहुत कमाल का है। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके बोलने का दीवाना हूँ सर, इसीलिए आज हम दोनों बैठे हुए हैं क्या यहाँ बात पे। है, क्या बात है सर। एक सवाल लूंगा, लेकिन वो एक गाने से लूंगा। जी, जी। गाना कुछ यूं है कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, यहाँ हर शख्स परेशान सा क्यों है, क्यों है ऐसा? क्या बात है, क्या अंदाज है और क्या सवाल है आपका। सर्वेश सर, आपने सवाल की शुरुआत ही ऐसी करी है पॉडकास्ट की। मुझे लग रहा है कि आपने एक बात कही थी कि यहाँ जो लोग समय देंगे हम जरूर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करने वाले हैं। मैं अब आपके सवाल पे आता हूँ। मुझे ऐसा लगता है सर्वेश सर, व्यक्तिगत तौर पे इस दुनिया में इतनी मुश्किलें, इतनी समस्याएं, इतनी परेशानियां हैं नहीं जितनी हम लोगों ने पैदा कर ली हैं, जितनी हम लोगों ने बना ली हैं। दरअसल मुझे ऐसा लगता है, आपने शुरुआत की थी कि ये अजीब सा दौर है। सच में ये अजीब सा दौर है। और मैं कहता हूँ सर्वेश सर कि ये दौर है बहादुर होने का, ये दौर है हीरो बनने का। सबको हीरो बनना है। बिल्कुल। अब मुझे बताइए, आपने कभी सुना है कि एक राजा था, वो बहुत बहादुर था पर उसने कभी कोई युद्ध नहीं जीता? नहीं, ऐसा तो नहीं सुना। अब बहादुरी सिद्ध करनी है तो क्या करना पड़ेगा? युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा। अब युद्ध लड़ने के लिए भाई युद्ध जीतना पड़ेगा। युद्ध जीतने के लिए कोई युद्ध लड़ना पड़ेगा, और युद्ध लड़ने के लिए कोई दुश्मन चाहिए। बात तो सही है। तो पहले हम दुश्मन पैदा करते हैं, फिर युद्ध लड़ते हैं, फिर जीत कर बताते हैं कि देखो मैं बहादुर हूँ। अगर मैं आपको ये कह दूं मेरी ज़िंदगी में समस्याएं नहीं हैं तो आप मुझे बड़ा आदमी नहीं मानेंगे आज की डेट में। अच्छा एक बात बताइए, चलो हमने मुश्किलें कैसे पैदा की हैं और मैं सिद्ध करके बताता हूँ सर आपको। किसी भी हीरो के लिए विलेन का होना जरूर। कभी आपने कोई मूवी देखी है कि हीरो है पर विलेन ना हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कभी आपने कोई मूवी देखी है भाई हीरो है पर उसके सामने चुनौतियां हैं, समस्याएं ना हो? ऐसा भी नहीं है। तो सबको हीरो बनना है। हाँ। हीरो के लिए कोई विलेन हो, कोई चुनौतियां हो। तो आप गौर करना, बॉलीवुड में जो फिल्में बनती हैं वो हमारी समस्याओं पे बनती हैं, हमारे देश की समस्याओं पे बनती हैं। क्या क्या समस्याएं? जैसे आतंकवाद। तो पहले आतंकवाद दिखाया जाएगा, फिर एक हीरो उससे लड़ेगा और उसको खत्म करेगा, तो वो क्या बन जाएगा? हीरो। या गरीबी हमारे यहाँ की प्रॉब्लम है, तो गरीबी से कौन लड़ रहा है? हीरो। या फिर आप देखिएगा भ्रष्टाचार, करप्शन से लड़ रहा है, फिर वो क्या बन जाएगा? हीरो। यानी हीरो बनने के लिए कोई समस्या होनी जरूरी है। अब मेरी बात को गौर से समझिएगा, हॉलीवुड वालों को भी हीरो बनाने हैं, पर क्या हॉलीवुड में करप्शन नाम की कोई समस्या है? खूब है। हॉलीवुड में बहुत कम, अगर आप देखेंगे हाँ, तो हॉलीवुड में हॉलीवुड करप्शन है। हाँ, हॉलीवुड की बात मैं बॉलीवुड समझ गया अच्छा था। सॉरी, हॉलीवुड में करप्शन है क्या? नहीं है। आतंकवाद बहुत ज्यादा है क्या? नहीं है। गरीबी बहुत ज्यादा है क्या? नहीं। पर हीरो तो उन्हें भी बनाने थे। तो फिर उन्होंने काल्पनिक समस्याएं पैदा करी कि दूसरे ग्रह से कोई एलियंस आएंगे और वो इस पृथ्वी पर कब्जा कर लेंगे, फिर उससे उनका हीरो लड़ता है और वो हीरो बन जाता। मैं कहता हूँ बाबा, कौन आ रहा था दूसरे ग्रह से? एलियंस आ कहाँ रहे थे? पर हीरो तो उन्हें भी बनाने थे ना। तो अगर वो समस्याएं पैदा ना करें तो फिर हीरो कैसे बने? हम अगर अपनी ज़िंदगी में समस्याएं पैदा ना करें तो हम हीरो कैसे बने? इसलिए हमने जानबूझकर समस्याएं पहले हम पैदा करते हैं। इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स दुनिया में है नहीं। मैं गारंटी से कहता हूँ, जितनी हम बातें कर रहे हैं उतनी हमारी समस्याएं ज़िंदगी में है नहीं। वन ऑफ माई फेवरेट शेयर, क्योंकि आपने बड़े अंदाज में पॉडकास्ट शुरू किया है, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे इसमें एक वर्ड आएगा, आतिशदान। आतिशदान बोलते हैं उसको, वो नहीं होते भट्टी या वो जिसमें हम तापते हैं आग पर, कि सोचा ये था वक्त मिला तो टूटी चीजें जोड़ेंगे। अब कोने में ढेर लगा है, सारा कमरा खाली है, और बैठे बैठे फेंक दिया है आतिशदान में क्या क्या कुछ। मौसम इतना सर्द नहीं था जितनी आग लगा ली है। इतनी समस्याएं थी नहीं जितना हमने उनको बवंडर बना दिया, जितना उन्हें हमने माहौल बना दिया। एक्चुअली हम समस्याओं को मैग्नीफाइड ग्लास से देखते हैं। और मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि ये जो ज़िंदगी है ना, ये दही की तरह है। अच्छा मुझे बताइए, दही जब हमें मिलती है तो हम क्या करते हैं? उसका चाट मसाला मिलाते हैं या शक्कर मिलाते हैं और उसको खाते हैं। कैसी लगती है? बहुत टेस्टी स्वाद, लगती है। मज़ा आ जाता है। सर मेरे कहने से सेम दही को जस्ट खाने से पहले उस पर एक मैग्नीफाइड ग्लास लगा के देख लीजिएगा। जस्ट खाने से पहले इतने कीड़े दिखाई पड़ेंगे, इतने बैक्टीरिया दिखाई पड़ेंगे, खाना तो बहुत दूर की बात है, आप उसकी तरफ मुड़ करके नहीं देख पाएंगे। मैं लोगों से कहता हूँ दोस्तों, ज़िंदगी उसी दही की तरह है। इसमें शक्कर मिलाओ, इसमें चाट मसाले मिलाओ और इसके मजे लो, इसे खाओ। अगर आप इस ज़िंदगी का पोस्टमार्टम करने घुस गए ना कि रिश्तेदार ऐसे, दोस्त ऐसे, फलाना ऐसा, ढिकना ऐसे, इतने कीड़े दिखाई देंगे,
खाना तो बहुत दूर की बात है, इसकी तरफ देख नहीं पाएंगे, जीना मुश्किल हो जाएगा। मतलब अगर देखा जाए तो पूरा इसका सार, इस जवाब का सार ये है कि हमारी थिंकिंग ही जी जी, हमारी दुश्मन है। हाँ, हमारी थिंकिंग ही हमारी दुश्मन है। प्लस मैं ये भी कहता हूँ कि चुनौतियाँ और समस्या और प्रॉब्लम्स बताना मेरी नज़र में एक फैशन स्टेटमेंट बन चुका है। आप देखिए, अगर कोई इंसान आपसे ये कह दे मेरी ज़िंदगी में कोई चुनौती नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्या आप उसे बड़ा आदमी मानेंगे? नहीं। मैं एक अजीब सा आपके पॉडकास्ट में एक बात कहता हूँ, शायद उसको मतलब जिस एंगल में मैं कहना चाह रहा हूँ, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप उसे समझिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ सर्वेश सर कि जब भी किसी कामयाब इंसान की स्ट्रगल की स्टोरी सुने तो उसमें से 50 से 60% घटा दीजिएगा। इतना स्ट्रगल उसने किया नहीं है जितनी कहानियाँ बताई गई हैं, जितनी आप तो मीडिया में रहे हैं। मैं शाहरुख खान के बारे में, और मैं नेम इसलिए ले रहा हूँ, मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। शाहरुख से ज़्यादा मेहनती मैंने अपनी ज़िंदगी में व्यक्ति नहीं देखा, एक्टर नहीं देखा, उनके जैसा जुनून ही नहीं देखा। पर मैं कह रहा हूँ कहानियों की, जब हम शाहरुख खान के बारे में पढ़ते थे, बड़े गरीब परिवार से आए, दिल्ली से एक बहुत साधारण परिवार से आए और यहाँ तक पहुँचे। बाद में पता चला कि मम्मी इंदिरा गांधी जी की फ्रेंड थी, नाना जी थे शहनवाज हुसैन साहब थे जो आज़ाद हिंद फौज के सेकंड इन कमांड थे। पापा जी ने शाहरुख खान को 10 साल की उम्र में कैमरा गिफ्ट किया था। मैं कहता हूँ आज से 40 साल पहले किसके पापा के पास इतने पैसे थे जो कैमरे गिफ्ट कर रहे थे? और आप फिर बता रहे हो कि बहुत गरीब फैमिली से आए हैं। अक्षय कुमार के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो हम पढ़ते थे शुरू में कि अक्षय कुमार तो वेटर रहे हैं। बाद में मैं तो कपिल शर्मा के शो में देख रहा था, डॉन बॉस्को में पढ़े हुए हैं, साजिद नाडियाडवाला उनके क्लासमेट रहे हैं। ये कौन से गरीब लोग हैं जो डॉन बॉस्को में पढ़ रहे हैं? ये कौन से गरीब लोग हैं जिनके क्लासमेट साजिद नाडियाडवाला हैं? एक पंकज त्रिपाठी जी, दुनिया मैं कह रहा हूँ उनसे बेहतरीन एक्टर नहीं मानता मैं किसी को, पर मैं पंकज त्रिपाठी जी का एक वीडियो देख रहा था, उसमें साहब कह रहे थे कि हम इतने गरीब थे कि हमारे पास ट्रैक्टर लेने के भी पैसे नहीं थे। मैं कह रहा हूँ साहब आज से 40 साल पहले साइकिल लेने के पैसे लोगों पे नहीं, आपके घर में ट्रैक्टर लेने की बात चल रही थी, मैं तो ये बहुत बड़ी बात मानता हूँ। किसके घर में आज से भी 40 साल पहले ट्रैक्टर लेने की बात चल रही है? मेरा पॉइंट ये है कि जितनी कहानियाँ संघर्ष की और समस्याओं की सुनाई जा रही हैं, एक्चुअली उतनी मुश्किल ये ज़िंदगी है नहीं जितनी हमने बना ली। और क्योंकि अब हम बोलने लगे तो एक्चुअल में ज़िंदगी इतनी मुश्किल अब हो गई है। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, ऐसी थी नहीं पर हमने बोल बोल के ऐसी कर ली। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि ए कश्ती तेरा मुकद्दर चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया, और अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ के बीमार कर दिया। हमने बोल के अब जिंदगी इतनी मुश्किल बना ली है कि अब सच में लोगों की जिंदगी मुश्किल हो चुकी है। आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देने जाते हैं जी, कोच के तौर पे काम करते हैं, आपको क्या लगता है कि जीवन को सरल बनाने का या जीवन को आसान बनाने का क्या तरीका हो सकता है? रविश सर, इतना बेहतरीन सवाल है ये मुझसे। अब देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको समझना पड़ेगा, पहले आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि वास्तव में जीवन सरल है। आपको सही बताऊं, जीवन को सरल बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। मेरे पास अगर कुछ होता तो मैं ये ले लेता हूँ, शायद ये इससे ही काम चल जाए। मुझे इसको सीधा है, ये फूल अभी सीधा है, क्या इसको सीधा रखने के लिए मुझे कुछ करना है? क्या नहीं। इसको टेढ़ा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ, मोड़ना पड़ेगा, जोर लगाने पड़ रहे हैं, एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं। हाँ। इसकी जगह मैं कहता हूँ ये ज़िंदगी है। एक्चुअली इसको सीधा सरल रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको टेढ़ा करने के लिए जोर लगाने पड़ेंगे। और क्योंकि लोगों के पास जोर हैं तो वो ज़बरदस्ती जोर लगा के ज़िंदगी को क्या बनाए जा रहे हैं? मुश्किल बनाए जा रहे हैं, टेढ़ी बनाए जा रहे हैं। ज़िंदगी इतनी मुश्किल है थोड़ी, ज़िंदगी तो बहुत सरल है। आपको ज़िंदगी को इतनी सरलता के साथ जीना पड़ेगा कि मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा कि और अमर भाई क्या हाल है, मज़े आ रहे हैं? मैंने कहा यार आ तो नहीं रहे पर ले रहा हूँ। वो बोला मतलब? मैंने कहा क्या लग रहा है, कभी ये ज़िंदगी से मज़े आते हैं क्या? आते थोड़ी हैं, मज़े तो लिए जाते हैं, खुश तो रहा जाता है। हमने पिछले 40 सालों में जो सबसे बड़ी गलती करी है, हमने अपनी खुशी के साथ स्टार लगा दिया। स्टार समझते हो? कंडीशंस अप्लाइड। ऐसा होगा तो मैं खुश होऊंगा, वैसा होगा तो मैं खुश होऊंगा। मैं अक्सर अपनी लोकल लैंग्वेज में एक बात कहा करता हूँ, आपको शायद सर्विस सर आपने भी वो समय देखा हो। पहले आपको याद है वो पंखे और बल्ब का जो कनेक्शन था एक ही स्विच में कर दिया करते थे। हम उसको खटका बोलते थे। एक ही स्विच में कर देते थे। अब अगर ये एक स्विच खराब हुआ तो पंखा भी गया और बल्ब भी गया। हमने कामयाबी और हैप्पीनेस इन दोनों का कनेक्शन एक ही स्विच में किया हुआ है।
हमें तो सही है। लगता है कि कामयाबी मिलेगी तो मैं खुश हो पाऊंगा। मैं कहता हूँ इसका तो आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। कामयाबी एक अलग चीज़ है बिल्कुल, और हैप्पीनेस एक बिल्कुल अलग चीज़ है। कामयाब एक प्रोसेस के मेहनत के थ्रू जीवन में कभी ना कभी मुझे मिल जाएगी, पर खुशी तो मेरा डिसीजन है। वो तो मैं अभी भी हो सकता हूँ। खुश रहने के लिए तो मुझे मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का आपने जिक्र किया, तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में 2 तरह के चेंजेस बताता हूँ वहाँ पर मैं। जी। एक चेंज होता है सर बियर्ड चेंज, ओके। और एक होता है शेविंग चेंज। अच्छा। अब इसको बड़े गौर से सुनिएगा, और अगर हम इन चीज़ों को समझ जाएं, अच्छा जीवन बहुत आसान है सर। छोटी छोटी चीज़ें, हम छोटी चीज़ों को बहुत इग्नोर करते हैं, और मेरा ये कहना है हमें बड़ा आदमी बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं बनाते, हमें छोटी छोटी चीज़ें बड़ा बनाती हैं। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कोई आदमी ट्रक चला रहा है तो आप उसे क्या समझेंगे, ट्रक का मालिक या नौकर? ड्राइवर समझेंगे। ड्राइवर है। हाँ। बस चला रहा है तो ड्राइवर है। ट्रेन चला रहा है तो भी ड्राइवर। और कोई स्कूटी या बाइक पे जा रहा है तो मालिक समझेंगे। मैं कहता हूँ छोटी चीज़ों से मालिक बनता है, बड़ी चीज़ों से तो ड्राइवर बन रहा है। हमें इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की ज़रूरत है नहीं। जिंदगी को सरल बनाने के लिए, साधारण बनाने के लिए, जीवन में खुश रहने के लिए आपको बहुत कुछ एफर्ट लगाने की ज़रूरत थी नहीं, पर आपने इतने एफर्ट लगा दिए, इतने जोर लगा दिए कि सिंपल लाइफ को भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हम लोगों ने अब इसको बना लिया है। तो अगर हम जीवन को सरलता के साथ जी लें, हैप्पीनेस के साथ जी लें, खुशी रहने के लिए, मैं बियर्ड चेंज और शेविंग चेंज की बात कर रहा था। तो जब मैं कॉर्पोरेट्स में जाता हूँ तो मैं लोगों से बोलता हूँ भाई देखिए 2 चेंजेस होते हैं, एक बियर्ड चेंज और एक शेविंग चेंज। अब समझिएगा क्या है, और इत्तेफाक देखिए हम दोनों से वो मैच कर जाएगा। मैं इस समय क्लीन शेव हूँ और आपकी बियर्ड है। अब कोई एक साहब आते हैं और वो हम दोनों से कहते हैं, मुझसे कहते हैं कि अमर जी आप शेविंग बढ़ा लो, बियर्ड बढ़ा लो, दाढ़ी, और आपसे बोलते हैं सर्वेश जी आप दाढ़ी कटा लो, और हम दोनों उनकी बात मानने के लिए तैयार हैं। ठीक है। आपको चेंज लाने में कितना टाइम लगेगा? मुझे 2 मिनट लगेंगे। 5 मिनट, 10 मिनट। हाँ। आप शेविंग करा लेंगे, और मैं मानने के लिए तैयार हूं। उसके बावजूद कितना टाइम लग जाएगा दाढ़ी आने में? महीने, 1.5 महीने, 2 महीने। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ सक्सेस तो दाढ़ी उगाने की तरह है, टाइम लगेगा, पर हैप्पीनेस तो शेविंग करने की तरह है। इसके लिए किस बात का इंतजार कर रहे हो आप? डिसीजन लो, 1 मिनट के बाद खुश रहना शुरू कर दो। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, परिस्थिति शब्द पे भी गौर करिएगा सर्वेश सर, मैंने शब्दों पे बहुत काम किया। पर स्थिति शब्द में एक वर्ड आता है पर, आप तो खुद मीडिया पर्सन रहे हैं, उसमें एक वर्ड आता है प्रवक्ता। वक्ता और प्रवक्ता में अंतर क्या है? वक्ता वो जो अपने मन के भाव बोले, और प्रवक्ता वो किसी के बिहाफ पर बोले। तो पर स्थिति शब्द में तो खुद ही कहती है, पर स्थिति मतलब स्थिति जो किसी और पर डिपेंड करती हो। स्थिति की अपनी कोई औकात थोड़ी है, स्थिति तय होती है पर यानी दूसरे व्यक्ति पर। सेम परिस्थिति में मैं उदास हो सकता हूं और सेम परिस्थिति में आप जिंदा दिल रह सकते हैं। मैं स्थितियों को हमेशा कहता हूं सर, परिस्थिति तो रस्सियों की तरह है। सेम रस्सी से ऊपर डालकर गड्ढे से बाहर निकला जा सकता है, सेम रस्सी से पंखे पर लटक के फांसी लगाई जा सकती है। आप रस्सी को दोष क्यों दे रहे हैं? रस्सियां थोड़ी तय करेंगे कि हम मरेंगे या बाहर निकलेंगे, ये तो हम तय करेंगे ना। पर हम लोग स्थितियों के अधीन हो चुके हैं। अच्छा, मजेदार बात क्या है ना, जो लोग इसको सुन रहे होंगे सुन के मजा आ रहा होगा, लेकिन अक्सर पॉडकास्ट के बाद मैं ऐसा देखता हूँ, जब हम लोग NLP पे बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन में बात करते हैं, कुछ लोग आते हैं कमेंट करते हैं, कहते हैं कि हमारी जो स्थिति है हमको खाने के लिए नहीं है, हमको कमाने के लिए नहीं है, मैं अपनी स्थितियों में फंसा हुआ हूँ, बीमारी में फंसा हुआ हूँ, और आप कहते हैं कि अपनी सोच से खुश हो जाओ। तो क्या जीवन को इन चीज़ों से बाहर आने का भी कोई तरीका है क्या? बिल्कुल है। देखिए आपने बड़ी अच्छी बात कही। मैंने कहा आप अपनी सोच से खुश हो जाओ। एक हम लोगों के साथ ना ट्रैपिंग बहुत हुई है। मैं अब यहाँ पॉडकास्ट में तो पता नहीं वो मैसेज कितना क्लियर हो पाएगा। मैं अपनी ट्रेनिंग्स में एक सवाल पूछता हूँ, टैपिंग समझाता हूँ। हमारे दिमाग में कुछ फितूर या मिथ बैठा दिए गए हैं। मैं अपनी ट्रेनिंग देते समय एक सवाल पूछता हूँ, मैं ऐसे हाथ करता हूँ, और अगर पॉडकास्ट में लोग देख रहे हो तो पहले कोशिश करिएगा इसको जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैं यूँ हाथ करता हूँ और पूछता हूँ, बताइए, आपसे ही पूछता हूँ सर, बताइए कपड़े सुखाने के लिए क्या चाहिए? रस्सी। सर कपड़े सुखाने के लिए धूप चाहिए। रस्सी का कपड़े सुखाने में कोई रोल ही नहीं है। आप बताओ रस्सी का क्या रोल है कपड़े क्योंकि सुखाने? आपने बताया रस्सी। लेकिन जैसे ही मैंने यूं किया तो मैंने आपके सबसे लीस्ट रोल है रस्सी का। मैं रेलिंग पे डाल दूं तो कपड़े सूख जाएं, मैं पलंग पे डाल दूं तो कपड़े सूख जाएं, खाट खड़ी करके हमारे गांवों में कपड़े डाल देते हैं तो कपड़े सूख जाएं। पर जैसे ही मैंने यूं किया तो आपके दिमाग में मैंने क्या घुसा दी? रस्सी।
ऐसी सैकड़ों रस्सियां हमने लोगों के दिमाग में घुसाई हुई हैं, जिनका जो आपने सवाल पूछा था, मैं फिर कह रहा हूँ, उन्हें तो सवाल ये पूछना चाहिए हम कामयाब कैसे हों। खुश होने के लिए तो सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है ना भाई। आपकी परिस्थितियों में कामयाब, आप ये पूछो सर मैं आटा कैसे लाऊं, मैं तो बहुत परिस्थितियां खराब है मेरी। आप ये पूछो सर मैं कामयाब कैसे, कामयाबी का सवाल है वो, हैप्पीनेस का तो सवाल ही नहीं है। एक अजीब सा उदाहरण देता हूं, मुझे नहीं मालूम कितने लोग इससे कनेक्ट कर पाएंगे, पर जो मैंने अपनी खुशी का पैरामीटर तय किया सर, हैप्पीनेस की जब बात चल रही है, मैं हमेशा कहता हूं अगर आप बिना किसी कारण और खामखा खुश रह सकते हैं तो आप इस पूरे जीवन काल में खुश रहने के बारे में सोचिएगा। अदरवाइज आप ये सोचते हो कि परिस्थितियां ऐसी होंगी, परिस्थितियां वैसी होंगी, तब मैं खुश हो जाऊंगा, तब तक परिस्थितियां और बिगड़ चुकी होंगी या दूसरी कोई परिस्थिति आ चुकी होगी। मैंने आज से 15 साल पहले एक चुटकुला सुना था सर, वो शेयर कर देता हूँ। हालांकि एक पॉडकास्ट चल ही रहा है तो एक और मैं बता दूं, कई लोगों की गलतफहमियां दूर करता हूँ। चुटकुलों को हम बड़े हल्के में लेते हैं। आप खुद एक मीडिया पर्सन है, तमाम लोग मुझे सुन रहे हैं। पहले मैं चुटकुले की ताकत बता दूं, चुटकुलों से बड़ा जीवन दर्शन इस दुनिया में किसी चीज़ के अंदर नहीं है सर। सिद्ध करके बताता हूँ। कोई आपने आसपास में कोई दोस्त, जान पहचान वाला कोई ऐसा व्यक्ति आज तक आपको मिला है या आपने देखा हो, आपके आसपास हो, कोई कविता वगैरह लिख लेता हो? हाँ हाँ। कोई गीत लिख लेता हो? आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे, कोई कहानी लिख लेता हो? आपने तो खुद ने उपन्यास लिखा हुआ है। सर्वेश सर, मैं 30 के करीब आपकी एज होगी, 30-32, और मैं अगले 30 साल का समय और दे रहा हूँ आपको। एक व्यक्ति ढूंढ के दिखाइए अपनी जान पहचान में जो चुटकुला लिख दे, जिसने आज तक एक चुटकुला लिखा हो। टफ काम है। इस दुनिया का सबसे फर्टाइल्ड ब्रेन चुटकुला लिखता है, सबसे उर्वरक ब्रेन। आप जितने भी कॉमेडियन हुए ना, तो जितने भी जॉनी वॉकर, महमूद साहब, जितने भी जॉनी लीवर, असरानी जी, जगदीप जी, चार्ली चैपलिन जी, कभी इनके इंटरव्यू देख लीजिएगा। ये किसी फिलोसफर से कम नहीं है, ये किसी दार्शनिक से कम नहीं है। चुटकुलों में इतना बड़ा जीवन दर्शन है। अब मैंने 15 साल पहले एक चुटकुला सुना था और उसने मेरी ज़िंदगी का तरीका ही बदल दिया। खुश रहने के केस में बात कर रहा हूँ, कामयाबी की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ। अगर आप ऐसे खुश रह सकते हो तो खुशी के बारे में सोचिए, वरना तो आज आप कहेंगे आटा नहीं है, कल को आपके पास, कल कहोगे जी टाटा की कार नहीं है, परसों कहोगे जी बाटा की चप्पल नहीं है। परेशान तो आप सारी ज़िंदगी रहेंगे। मैंने क्या सीखा वो बताता हूँ। एक साहब अपनी वाइफ के साथ कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में कुछ बदमाश मिल गए, तो उन्होंने क्या किया, एक गोला खींच के उस आदमी को गोले में खड़ा कर दिया और बोले अगर इस गोले से बाहर आया ना तो जान से मार देंगे। और उसकी वाइफ से पैसे छीन लिए, मोबाइल छीन लिए, जेवर छीन लिए, छीन कर भाग गए। पब्लिक इकट्ठा हो गई। वो आदमी हंसे ही हंसे। लोगों को लगा कि यार इसको सदमा लग गया, पता नहीं क्या हुआ, वाइफ से मोबाइल, पैसे, जेवर छीन गए। लोगों ने बोला भाई क्या हुआ, तुम्हारी तो वाइफ से मोबाइल ले गए, जेवर ले गए, पैसे ले गए और तुम हंसे जा रहे हो। वो आदमी बोला बताऊं, जब वो मेरी वाइफ से मोबाइल और पैसे छीन रहे थे ना, मैं 2 बार गोले से बाहर आया था। जिस दिन सर्वेश सर आपका सब कुछ लुक रहा हो और आप उस बात की खुशी मना सके कि अपन तो गोले से बाहर आए थे, तो आप खुश रहेंगे, वरना तो आप जिंदगी भर ये गणित गुना भागी लगाते रहेंगे। तो मैं कहता हूं कि खुश रहना आपका डिसीजन है, पर स्थिति ये आप पर, सेम स्थिति आप पर डिपेंड करती है। सेम स्थिति में आपका नजरिया क्या है। मैं कोई किताब, देखिए मैं बिल्कुल बुकिश बात नहीं कर रहा। चुनौतियां जीवन में रहेंगी, समस्याएं बिल्कुल रहेंगी, पर समस्याएं मुझे कामयाब होने से रोक सकती हैं, हंसने से नहीं। मेरा ये पॉइंट है, जो आज के डेट में सबसे मुश्किल काम है। मैं ये कह रहा हूं कि परिस्थितियां, आप एक बात बताइए, मुझे आज खाना नहीं मिला, तो उस खाना ना मिलने की वजह से मैं भूखा ही तो रह सकता हूं, पर उस खाना ना मिलने की वजह से मेरे जूते कैसे नहीं पहन पाऊंगा मैं। मान लो किसी कारण से मैं घर से निकला हूं और पूरा दिन मैंने खाना नहीं खाया, पर उसकी वजह से मेरे कपड़े थोड़ी फटेंगे, मेरे बाल थोड़ी खराब हो जाएंगे, मेरे जूते थोड़ी खराब हो जाएंगे। मेरा पॉइंट ये है, जो है जिस दिन हम उसके लिए खुश रहना शुरू कर देंगे, ये टॉपिक नहीं है लेकिन एक विषय मुझे बहुत पसंद है, ग्रेटिट्यूड। और ग्रेटिट्यूड को मैं सर्वेश सर बोलता हूँ ग्रोटिट्यूड। अच्छा, हाँ, मैंने शब्दों में बहुत काम किया है सर। नहीं, एक शब्द मैं और लेके आने वाला हूँ, पहले आप इसको बता लीजिए। अच्छा, ग्रेटिट्यूड को मैं बोलता हूँ ग्रोटिट्यूड। ग्रो, आगे बढ़ना, तरक्की करना। हाँ। मैं ये कहता हूँ अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं,
तो आप ग्रेटिट्यूड नाम का एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप कर लीजिए। और ये बात मैंने इससे कनेक्ट क्यों करी है, एक्चुअली दो चीज़ें बताऊंगा इसमें। ग्रेटिट्यूड क्या है पहले वो बताऊंगा, और फिर मैं बताऊंगा कि हैप्पीनेस हमसे मिसिंग क्यों हो गई, हमने खुश रहना क्यों बंद कर दिया, हम परेशान क्यों रहने लगे। पहले तो ग्रेटिट्यूड को समझते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं आभार। हाँ, कृतज्ञता। और अगर आप आभार शब्द पे गौर करें तो इसमें भी दो शब्द हैं, आ भार। जब हिंदी में किसी भी शब्द के साथ आ लग जाता है तो इसका मतलब होता है अपोजिट यानी विलोम। गमन यानी डिपार्चर जाना, और आगमन आना। सफलता असफलता, भार आभार। जैसे ही आप किसी का धन्यवाद या आभार व्यक्त कर देते हैं आप खुद हल्के हो जाते हैं। वाह। और ऊपर उठने की पहली शर्त है आपका वजन यानी कम होना चाहिए, आप हल्के होने चाहिए। क्या बात है। एक चीज़ और सर्वेश सर यहाँ जोड़ता हूँ, एक कमाल की चीज़ बताता हूँ आभार पे। आपने भी नोटिस किया होगा और ना किया हो, मैं सुनने वालों से भी कहूँगा कि आप ये ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके होंगे, नहीं किया हो तो आज के बाद मेरे कहने से ऑब्जर्व करना। आप किसी रेस्टोरेंट में या किसी के घर जाइए, स्पेशली उनका बच्चा, उनकी बेटी या भाभी जी या जो भी घर में आपके लिए वो पानी लेकर आएंगे, आप उस एक गिलास पानी को पीकर गिलास वापस रखते समय एक शब्द बोल देना, थैंक यू या धन्यवाद। 99% केस में मैं गारंटी से कहता हूं उसका अगली लाइन होगी, अंकल और दूं क्या, भाई साहब और दूं क्या। सेम केस होता है भगवान के साथ। जब आपको भगवान इतना सा देते हैं और जब आप भगवान को इतने से के लिए धन्यवाद कर देते हैं तो भगवान बोलते हैं और दूं क्या। अफसोस इस बात का कि हम उस एक गिलास पानी को पीकर मुंह फेर के यूँ रख देते हैं गिलास को थाली में, वो भी कहता बाढ़ में जाओ, वो भी लेके चला जाता है। आप मिले हुए के लिए जिस दिन धन्यवाद करने लगे, जो आपने जिक्र किया था और जो मैं कह रहा था, हम मिले हुए का धन्यवाद करना भूल गए हैं। हम ना मिले हुए के इस दौर, आपने शुरुआत बहुत अच्छी की है इस पॉडकास्ट की। ये दौर इतना अजीब है, इतना अजीब है कि यहाँ ना मिले हुए की बहुत इज्जत है, ना आए हुए की बहुत इज्जत है। मैं सिद्ध करके बताता हूँ, उदाहरण देके बताता हूँ। आप और भाभी जी कहीं शादी में चले जाइए, मेजबान का पहला सवाल क्या होगा, बच्चे नहीं आए। या जो नहीं आया उसकी बहुत इज्जत है। आप और बच्चे चले जाइए, पहला सवाल क्या होगा, भाभी जी नहीं आई। भाभी जी और बच्चे चले जाइए, मैं गारंटी देता हूँ उसका पहला सवाल क्या होगा, भाई साहब नहीं आए। आप तीनों चले जाइए, सामने वाला कुछ पूछता ही नहीं, बोलता है खाना खा लो। जो आ गया हम उसकी इज्जत नहीं कर रहे, जो हमें मिल गया हम उसकी इज्जत नहीं कर रहे। और क्यों करनी चाहिए, अब मैं आपको एक अलग तरह का सूत्र, अलग तरह की बात कह रहा हूँ। अगर इस बात को समझ जाए, मैं दो चीज़ों की जिम्मेदारी ले सकता हूँ इस स्टेटमेंट के बाद। एक तो आदमी दुखी रहना बंद कर देगा, खुश रहना शुरू कर देगा। क्या बात है। और दूसरा उसे वो मिलेगा जो वो चाहता है। ये भी सिद्ध करता हूँ सर। ये काम कैसे करता है, अब इस थ्योरी को समझिएगा। क्यों उसकी इज्जत करिए जो आपको मिल गया, आप उसकी इज्जत करिए, उसका ख्याल रखिए, उसके लिए आभार कीजिए जो मिल गया। मैं गारंटी देता हूँ आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। सिद्ध करता हूँ, एक वर्ड है टेलीकिनेसिस। टेलीकिनेसिस को आप इसको ऐसे समझ लीजिए, टेलीकिनेसिस का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट्स की भी मेमोरी होती है, नॉन लिविंग चीज़ों की भी क्या होती है, मेमोरी होती है उसका। और हम सब मानते भी हैं इस बात को। आपने देखा हम लोग वक्ता हैं, स्पीकर हैं, कभी हम लोग स्टेज पे चढ़ते हैं तो कभी भी नोटिस कीजिएगा हम क्या करते हैं, स्टेज को प्रणाम करते हैं। क्यों, स्टेज को क्या मालूम कि हमने प्रणाम किया, वो तो नॉन लिविंग है। आपने रामायण महाभारत देखी हैं, जब वो तीर चलाते थे तो पहले उस तीर को क्या करते थे, प्रणाम करते थे। क्यों, तीर तो नॉन लिविंग है, तीर को प्रणाम कर रहे हो। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग लेता हूँ, मुझे सौभाग्य मिलता है ईश्वर की कृपा से सब इंस्पेक्टर से डीएसपी लेवल, और कई बार तो आईपीएस साहब लोगों से भी बात करने का, ट्रेन करने का मौका मिलता है। तो मैं वो शस्त्रों का पूजन करते हैं, हम लोग भी तो करते हैं दशहरे के आसपास, दिवाली पे शस्त्रों का पूजन करते हैं। मेरा सवाल क्यों, वेपन को कैसे पता चला हमने इसकी पूजा की है, नॉन लिविंग चीज़ का आप पूजा कर क्यों रहे हैं। कार घर लेके आते हैं, पहले साथियाँ निकालते हैं, टीका ले जाते हैं, मंदिर मस्जिद लेके जाते हैं, क्यों साहब, क्योंकि इसका मतलब हम ये मानते हैं कि नॉन लिविंग चीज़ों की भी क्या होती है, मेमोरी, उनकी भी क्या होती है, फीलिंग। अब उदाहरण समझिएगा, जो मिला उसकी इज्जत करिए, मैं गारंटी देता हूँ वो आएगा आपके पास जो आप चाहते हैं। कैसे, आपको चाहिए थी कार, कार मिली नहीं, मिली बाइक। अब इस दुनिया में 90% लोग गलती क्या कर रहे हैं, हमें बाइक तो चाहिए नहीं थी, तो हमने उस बाइक की दुर्गति करनी शुरू कर दी। ना टाइम पे पेट्रोल डलवाएं,
ना उसके टाइम पे सर्विस करवाएं, ना कभी उस पर कपड़ा मारें, ना उसकी साफ सफाई करवाएं, उसकी दुर्गति करनी शुरू कर दें। और ये सब देख रही है दूर खड़ी हुई वो कार, नॉन लिविंग है पर उसकी मेमोरी है, उसकी फीलिंग है। और वो कार सोचती है यार जिस आदमी पर इतनी सी बाइक पे कपड़ा नहीं मारा जा रहा, जो इतनी सी बाइक की 1500 रुपए की सर्विस नहीं करवा रहा, जो इस पे टाइम पे पेट्रोल नहीं डलवा रहा, अगर मैं इसके पास चली गई तो मेरी दुर्गति कर देगा जिंदगी में। वो कहते नहीं, इस आदमी की जिंदगी में नहीं जाऊंगी, इसके पास नहीं जाऊंगी। और जब आप उस बाइक की जो आपको चाहिए ही नहीं थी, आप उसको चमका के रखते हैं, उस पर टाइम पे सर्विस करवाते हैं, कपड़ा मार के बढ़िया तरीके से रखते हैं, अब वही कार दूर से क्या सोचती है कि यार जिस बाइक को इसे चाहिए ही नहीं थी, इसने उसे रानी बना के रखा हुआ है, तो मेरे को तो ये चाहता है, मैं चली गई तो महारानी बना के रखेगा। और वो कार आपकी ज़िंदगी में आ जाती है। तो मैं कहता हूँ कि जो मिल गया उसके लिए खुश रहना शुरू कर दीजिए। अफसोस इस बात का कि हमने जाना तो हमने ये जाना, जो नहीं मिला बस वही खूबसूरत है। अच्छा, क्या मज़ेदार बात है ना। मैं बहुत तार्किक लोगों से मिलता हूँ। पिछले दिनों शो किया NLP पे, ग्रेटिट्यूड पे, मैनिफेस्टेशन पे, लेकिन ग्रेटिट्यूड को जिस तरह से आपने समझाया है, कृतज्ञता को जिस तरह से आपने बताया, आभार को जिस तरह से आपने बताया है, इस तरह से इतने सरल तरीके से अभी तक किसी ने नहीं बताया है। क्या हाल है, बहुत बहुत। अब मुझे ना एक मज़ेदार बात है कि इस पॉडकास्ट को करते हुए ये मुझे पॉडकास्ट या इंटरव्यू नहीं लग रहा है। जी जी, मुझे ऐसे लग रहा है ना जिसे हास्य का कोई शो कर रहे हैं हम जी लोग। जी जी। बहुत गूढ़ बातें बड़े सरल तरीके से लोगों तक पहुंच रही हैं जो उनको समझ में आती होंगी। सर्वेश भाई, इससे पहले कि आप अगले सवाल पे आएँ, क्योंकि मैं ट्रेनर हूँ, इस पॉइंट को भी मैं आपकी बात को बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। हम गूढ़ बातों को, अच्छी बातों को ये कहकर फ्री हो जाते हैं कि यार हम तो देखो काम की बात कर रहे हैं, सामने वाला नहीं सुने तो क्या करें। नहीं, एज ए स्पीकर, एज ए वक्ता, एज ए पॉडकास्टर, आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि आप ये कह के बात का पल्ला झाड़ने की हमने तो अच्छी बात कही थी, सामने वाला नहीं सुने तो क्या करें। एक्चुअली मैं हमेशा कहता हूँ कि इस दुनिया की एक बड़ी आयरनी है, बड़ी विडंबना है। इस दुनिया में जितनी भी फालतू चीज़ें हैं, बकवास चीज़ें हैं, वो सब की सब इंटरेस्टिंग और स्वादिष्ट हैं, टेस्टी हैं। और इस दुनिया में जितनी भी काम की चीज़ें हैं, वो सब की सब बोरिंग और बेस्वाद हैं। सिद्ध करता हूँ, चॉकलेट और सैलेड, हेल्थ किसके अंदर है, काम की क्या है? सैलेड। स्वाद किस में है? चॉकलेट में। बुक और फेसबुक, कामयाबी किस में है? बुक। मज़ा किस में है? फेसबुक। पिज्ज़ा और आपका स्प्राउट्स, हेल्थ किसके अंदर है, हेल्दी क्या है, बढ़िया क्या है, स्प्राउट्स हैं। पर मज़ा किस में, इंटरेस्ट किस में? तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एज ए स्पीकर, एज ए वक्ता, आपने कहा ना इसको हम बड़ा सरल और हल्के तरीके से बता रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। एक्चुअली हम अच्छी चीज़ों को स्वादिष्ट बनाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अच्छी चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाएं ताकि लोग सुन भी लें। मैं टीचर्स ट्रेनिंग लेता हूँ, मैं कॉर्पोरेट्स में ट्रेनर्स को ट्रेन करता हूँ, और उनसे बात हमेशा कहता हूँ कि दुनिया की जितनी भी लर्निंग्स हैं, दुनिया की जितनी भी पढ़ाई है, जितनी भी काम की चीज़ें हैं, वो दूध की तरह हैं। वो दुनिया का कोई भी बच्चा दूध नहीं पीता, फिर माँ, भाई स्वाद नहीं लगता ना दूध, फिर माँ उसे दूध पिलाने के लिए उसमें क्या मिला देती है? सेरेलैक या हॉर्लिक्स या बॉर्नविटा। हाँ। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने अपने कंटेंट में, अपनी बातचीत में हॉर्लिक्स मिलाया क्या? आपने बॉर्नविटा मिलाया क्या? आपने उसको इतना इंटरेस्टिंग बनाया क्या कि सामने वाला उसे पी भी लेता और बाद में उसके हेल्थ की भी फ़ायदा हो जाता? तो ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बातों को इतना आसान और सरल बनाएं ताकि सामने वाला उसे बैठकर 1 घंटे, सवा घंटे सुन भी पाए और कहे यार हाँ बात तो सही कही है, यार बात तो बिल्कुल सही है। मज़ेदार बात यह है कि आपकी बातें इतनी इंटरटेनिंग है और इतनी ज्ञानवर्धक है कि जो भी देखने बैठेगा, और मुझे लगता है कि सबको देखना भी चाहिए, क्योंकि जो क्लियरिटी सोच के लेवल पे मिल रही है ना, हम लोग अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा में ये 2-4 होते हैं इन सवालों से। मैं आता हूँ थोड़ा सा इससे आगे बढ़ता हूँ। मुझे ये बताएं कि आज मैं 3 तरह के लोगों को देख पाता हूँ इस समाज में। जब मैं मेट्रो सिटीज़ में निकलता हूँ या कॉर्पोरेट सेक्टर में निकलता हूँ, आप ट्रेंड करते हैं। एक तो मुझे लीडर दिखता है, जो टॉप पे होता है। लीडर टॉप पे होता है क्योंकि उसकी सोच खुली होती है, लोग उसके साथ होते हैं। मैं पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं कर रहा, कॉर्पोरेट लीडर हो सकता है, खेल के सोशल लीडर हो सकता है, सोशल लीडर, अपने क्षेत्र का लीडर हो सकता है। दूसरा मैं बॉस देखता हूँ, जो संकुचित मानसिकता का होता है। वो किसी अथॉरिटी को रन कर रहा होता है, लेकिन उसके साथ लोग नहीं होते, वो एक सिस्टम को चला रहा होता है। और तीसरे तरह का जो व्यक्ति देखता हूँ ना, वो फॉलोअर्स देखता हूँ। लेकिन लीडर पैदा होना आजकल बंद हो गए हैं, बॉस या फॉलोअर पैदा हो रहे हैं। इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं और कैसे व्यक्ति का निर्माण होना चाहिए?
देखिए सबसे सबसे जो चैलेंजिंग बात है वो जब आप किसी चीज़ को लीड करते हैं ना, लीडर हम बन क्यों नहीं पाते? 90% केस में लीडर हम इसलिए नहीं बन पाते कि जब ताली पड़ेगी तो किसको मिलने वाली है? लीडर को। पर जब गाली पड़ेगी तो भी किसको मिलेगी? लीडर को। जब आप उस चुनौती को, समस्या को, उस नेगेटिव को झेलने के लिए तैयार नहीं है तो आप हमेशा फॉलोवर बनना पसंद करेंगे। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि जितनी समस्या एक लीडर को आती हैं, मैं चुनौती के साथ कहता हूं उससे 10 गुना एक फॉलोवर को आती हैं। हाँ, अल्टीमेटली आपकी चुनौतियां कम नहीं हो जाएंगी फॉलोवर बनने से। उदाहरण देता हूं आपको, दांडी यात्रा की फोटोज देखें या दांडी यात्रा के बारे में आपने सुना है? बिल्कुल सुना है, देखा है सर। उसमें दूसरे नंबर पे कौन चल रहा है? गांधी जी के पीछे। हाँ, कौन चल रहा है? जो फॉलोअर है। नाम बताइए। नहीं याद है। तीसरे नंबर पे? नहीं याद है। छठे नंबर पे? नहीं याद है। पहले नंबर पे? गांधी जी। तो जो पीछे चल रहे हैं उनके पैर में कंकर नहीं चुभ रहे क्या? बिल्कुल चुभ रहे होंगे। जो पीछे चल रहे हैं उनको 42 डिग्री का टेम्परेचर नहीं है क्या? बिल्कुल होगा। जो पीछे चल रहे हैं क्या उनको भूख नहीं लगी? मैं कहता हूँ उन्होंने भी बराबर की समस्याएं झेली, बराबर की, बल्कि महात्मा गांधी से ज़्यादा झेली होंगी। ये भी बता दूं, अगर पुलिस लठ चलाएगी तो लीडर में कभी नहीं मार सकती। उसको मालूम है लीडर में लगते ही तो बवाल मच जाएगा। तो मैं कहता हूँ आपने लठ भी महात्मा गांधी जी से ज़्यादा खाए, आपने कंकर भी ज़्यादा चुभवा लिए, आप परेशान भी ज़्यादा हुए, अफसोस फिर भी आपको कोई जानता नहीं, क्योंकि बस आप एक चीज़ से बच रहे थे, जिम्मेदारी कौन लेगा? आपको जिम्मेदारी, आप फॉलोवर जो है सर वो समस्याओं से नहीं बच पा रहा, वो बच ही नहीं पाएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, वो स्ट्रेस से नहीं बच पाएगा, वो चुनौतियों से नहीं बच पाएगा, वो केवल एक चीज़ से बच पा रहा है, जिम्मेदारी। और मैं कहता हूँ जब आपने इतनी चीज़ें ले ली तो फिर जिम्मेदारी भी ले लेते। आप जस्ट एक कदम पीछे चलने की वजह से, मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग्स में लोगों से सवाल पूछता हूँ, चांद पर सबसे पहले कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हाँ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आप जानते, तमाम लोग जानते। मेरा अगला सवाल, सेकंड नंबर पे कौन गया था? पता नहीं। तो जो सेकंड नंबर पे गया था उसके मरने के चांस कम थे क्या? नहीं। उसको ज्यादा ऑक्सीजन मिल गई थी क्या? उसने बराबर का चैलेंज फेस किया। पर अफसोस, आई माइट बी रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूं, पर मैं अपनी जानकारी के लिए हिसाब से बता रहा हूं। ठीक नील आर्मस्ट्रॉन्ग के 6 सेकंड बाद एल्विन एल्ड्रिन ने कदम रखा था चांद पर। सिर्फ 6 सेकंड बाद? सिर्फ 6 सेकंड बाद। आई माइट बी रॉन्ग, हो सकता है मुझे उतनी जानकारी ना हो, जो जानकार लोग होंगे, पर मैंने जो सुना है, पढ़ा है, ठीक 6 सेकंड बाद। पर उसके बावजूद खतरा उसने भी बराबर मोल लिया, जान उसकी भी खतरे में थी, जिंदगी का डेंजर उसको भी था, लाइफ का। पर अफसोस कोई जानता नहीं, सिर्फ 6 सेकंड पीछे चलने से। तो मैं हमेशा फॉलोअर्स से कहता हूँ कि चलना आपको भी है, चुनौतियाँ आपको भी हैं, जान आपकी भी खतरे में है। आगे चल के थोड़ी हिम्मत ही दिखा दो, लीडर ही बन जाओ, दुनिया याद तो करेगी। तो जब भी ऐसा मौका मिले तो मैं तो तमाम लोगों से बोलता हूँ कि लीडर बन जाइए। लीडर कौन होते हैं आपने पूछा है? हाँ, यही पूछने वाला था, क्या क्वालिटी होती है जो लीडर बनते हैं? मेरी नज़र में 2 गुण। एक तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं। ओके। जिम्मेदारी। अगर धोनी साहब, आप किसी भी लीडर को उठा लीजिए, कलाम साहब, आप किसी भी लीडर, मैं सोशल लीडर्स की बात कर रहा हूँ, अभी पॉलिटिकल लीडर्स की बात नहीं कर रहा। जब मैच हारेंगे तो धोनी जी माइक पे आगे आ जाएंगे कि आज हमसे ये हो गया, मुझसे ये हो गया, मैं ये डिसीजन नहीं ले पाया। जब मैच जीतेंगे तो सामने वाले को आगे रख देंगे। लीडर की सबसे बड़ी खूबी होती है वो जिम्मेदारी लेता है पर क्रेडिट नहीं लेता। और आपके पॉडकास्ट पे क्योंकि इतनी ज़बरदस्त चर्चा चल रही है तो एक ऐसी बात बताता हूँ क्रेडिट के ऊपर। मैं हमेशा लीडरशिप ट्रेनिंग पे जब बात करता हूँ, मैंने कहा क्रेडिट तो लो ही मत। क्रेडिट को हिंदी में हम बोलते हैं सर उधार। आप बताइए उधार लेने वाला बड़ा कैसे बन जाएगा? उधार लेने वाला कभी बड़ा बन सकता है क्या? ना। भाई श्रेय तो बोलते ही हैं, पर क्रेडिट को हम उधार भी तो बोलते हैं। तो उधार लेने वाला बड़ा आदमी कैसे बन सकता है? एक चीज़ और सुनिएगा, क्रेडिट को मैं हमेशा कहता हूँ, आपने कभी इस पॉइंट को तो सुनिएगा दोस्तों, सुनिएगा इस पॉइंट को। तो आपने कभी देखा होगा हम प्रसाद खरीदते हैं 100 रुपये का, भगवान के सामने। प्रसाद किसके लिए खरीदा हमने? भगवान के लिए। पर उस 20 लड्डू में से, 10 लड्डू में से भगवान को कितना चढ़ाया जाता है? 1 या 2। 1 लड्डू। हाँ। बाकी के 9 लड्डू जो मंदिर के बाहर बैठे होते हैं, हाँ। वो भिखारी या मांगने वाले, हम उनको बांट देते हैं। हाँ। तो मैं हमेशा कहता हूँ जो 10 में से 1 लड्डू ले, 100 में से 10% का क्रेडिट ले, वो भगवान, और जो 90% ले वो भिखारी है। आपका फार्मूला ही गजब है। जो लीडर 10% क्रेडिट खुद लेके 90% बांट दे टीम में, वो लीडर है। और जिसने कहा नहीं मैं तो 90% लूंगा, वो भिखारी है, वो लीडर तो बन ही नहीं सकता।
और हमारे लोगों की समस्या ये है कि इन्हें क्रेडिट चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ लेना ही मत, गलती से भी क्रेडिट मत लेना। बड़ा बनना है, लीडर बनना। भगवान इसलिए भगवान है कि जब लेने की बारी आई तो भगवान ने इतना सा लड्डू स्वीकार किया। और सही बताऊं, वो लड्डू भी लास्ट में उठ के पुजारी या कोई और ही खाएगा, भगवान तो खा नहीं रहे। तो लीडर वो होता है जो क्रेडिट इतना सा ले और लोगों में क्रेडिट बांट दे, पहला पॉइंट। दूसरा, मेरी नज़र में लीडर या सीनियर एक वर्ड यूज करता हूँ। और आपने शुरू में एक बात कही थी अजीब दौर, एक अजीब दौर ये भी है मेरी नज़र में। लीडर बहुत अच्छा लीडर, आप मुझे बताइए, लीडर्स लोगों से क्या बना के रखते हैं? कनेक्शन, कनेक्ट। सर्विस सर, कनेक्ट हम लोग दिमाग से होते हैं, दिल से? कनेक्शन किससे होता है? दिल से। और लोगों के दिल तक पहुंचने का एक ऐसा तरीका बता रहा हूं आपको, सबसे आसान तरीका। लीडर की खूबी क्या होती है? दिल तक पहुंचना है। दिल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हार्ट। मैंने शब्दों पे बहुत काम किया। स्पेलिंग क्या है हार्ट की? HEART। इसमें से टी हटा दीजिए, क्या बचा? हियर माने सुनना। अगर आप सच में लीडर हैं तो कुछ मत करो, अपने लोगों को सुन लो, उनकी समस्याएं सुन लो, उनकी प्रॉब्लम सुन लो, उनके आइडियाज सुन लो, उनकी बातें सुन लो। हम लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। इवन मैं जब कॉर्पोरेट में सेशन लेता हूं तो मैं कहता हूं सीनियर जो वर्ड है ना, सीनियर, अगर उस पर गौर करें तो उसमें भी एक बॉडी पार्ट आया हुआ है, सीनियर। इसमें एक बॉडी पार्ट है, ध्यान दीजिए क्या है? ईयर। ईयर माने कान। तो मैं हमेशा कहता हूँ सीनियर वो होता है जिसके कान बड़े हों। पर अफसोस हमारे यहाँ सीनियर्स का मुंह बड़ा होता है, वो बोलते बहुत हैं, डांटते बहुत हैं। उन्हें लगता है डांटूंगा तो ही तो लीडर माना जाऊंगा। नहीं, आप जब इन्हें सुनना शुरू कर देंगे, किसी के दिल तक पहुंचने का सबसे पहला तरीका है आप उसको सुन लीजिए। इवन आप मुझे बताइए, जब बच्चा पैदा होता है तो वो बोलना पहले सीखता है, सुनना पहले? सुनना। बोलना कितने देर में सीखता है? वो तो लग जाते हैं उसको एक डेढ़ साल। मैंने इससे सबक ये सीखा सर्वेश सर कि भगवान भी जानते हैं कि बोले बगैर तो 1.5-2 साल काम चल जाएगा, सुने बगैर 1.5 सेकंड भी काम नहीं चलेगा। भगवान ने भी हमें पहले सुनने की क्षमता दी है। अगर आप बड़ा बनना इवन मैं तो अपने कॉर्पोरेट सेशन से जब लेता हूं तो उसमें एक लाइन बोलता हूं, देखो बड़ा बनने के तरीके, लीडर कौन बड़ा और बड़े बनने के तरीके बता रहा हूं। और ये केवल लीडरशिप पे नहीं कह रहा हूं मैं सर्वेश सर, हमारे घर परिवार के, हमारे कॉर्पोरेट्स के, हमारी कंपनी के, हमारे समाज के 90% सॉल्यूशन दे रहा हूं समस्याओं का। 90% जो हमारा ग्रज है, जो एक दूसरे से खटास है, जो एक दूसरे से बनती नहीं है, उसका रीजन भी बता रहा हूँ और उसका सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ। कुछ मत करो लोगों को, बस क्या कर लीजिए, सुन लीजिए। मैं तो अपने सेशंस में बोलता हूँ, जब सेशन शुरू करता हूँ, कि यहाँ जितने भी भगवान बैठे हैं मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। तो लोग बोलते हैं सर आप हमें भगवान क्यों बोल रहे हैं? तो मैं कहता हूँ भाई कभी आप मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा गए होंगे तो मुझे बताइए सुनता कौन है और बोलता कौन है? वहाँ भगवान होते हैं और हम होते हैं, तो बोलता कौन है और सुनता कौन है? बताइए कौन बोलता है? इंसान बोलता है, भगवान सुनता है। यानी सुनने वाला कौन? भगवान। तो हमारे लोग जो पॉडकास्ट को सुन रहे हैं वो कौन? भगवान। अब देखना ये है कि ये लोकल भगवान है या ब्रांडेड भगवान है। हम तो इनके भक्त हैं, हम तो भक्त हैं। मैं कहता हूँ सुनने वाला भगवान होता है, बोलने वाला थोड़ी होता है। और हम सुन ही नहीं रहे। मैं की नॉट स्पीकर हूं और मैं खुद एक बात बोलता हूं, हर दूसरे घर में आज की नॉट स्पीकर है, पर इस समाज को इस समय की नॉट लिसनर्स की जरूरत है। इन पर आज के परिवारों को, आज के समाज को, आज के कॉर्पोरेट्स को सुनने वालों। 90% समस्याओं का सॉल्यूशन है सर, सिर्फ सुन लीजिए। अगर वो 90% समस्याओं का सॉल्यूशन दे रहा हूं, चाहे वो कॉर्पोरेट की हो, चाहे सीनियर जूनियर के रिश्ते की हो, पति पत्नी की हो, माँ बाप की हो, अगर वो इस समय की समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है बताइए? टीचर को बच्चों से क्या शिकायत है? बोलते नहीं है, सुनते नहीं। सुनते नहीं है। माँ बाप को औलाद से क्या शिकायत है? बोलते नहीं, सुनते नहीं। सीनियर को जूनियर से क्या शिकायत है? सुनते नहीं। अच्छा पलट के बताना, जूनियर को सीनियर से क्या शिकायत है? सुनते नहीं। बच्चों को माँ बाप से क्या शिकायत है? सुनते नहीं। कोई किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। 90% समस्याओं का सॉल्यूशन दे रहा हूं। अगर वो पूछ लें हमसे तुम्हें किस बात का गम है, अगर वो पूछ लें हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ लें हमसे? अच्छा, मतलब आप बातें बहुत गंभीर कर रहे हैं। ये हंसी इसलिए आ रही है कि क्या छोटी छोटी चीजों में आदमी पूरी उम्र उलझा रहता है। हाँ। और उसको समझ में भी नहीं आता। एक चीज मुझे क्लियर हुई, मैं अक्सर देखता था मेरे संबंध जिनसे होते हैं वो मुझे क्यों पसंद करते हैं। एक चीज समझ में आई, मैं सुनता हूं और जब वो मेरे पास आके खाली हो जाता है ना,
तो उनसे एक आत्मीय जुड़ाव हो जाता है, और वो जब भी भरते हैं तो मेरे पास खाली होने के लिए आ जाता है। आपने कहा कि आप गंभीर बात कर रहे हैं लेकिन हास्य, तो मैं फिर आपको उसी गंभीर बात को हास्य के साथ बताता हूँ। अफेयर जब चल रहा होता है लड़के और लड़की का, तो उनमें कितना प्यार होता है, बहुत होता है। फिर सेम लड़के लड़की की शादी हो जाती है। सारे प्यार गए। आप जानते हैं सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या? एक्चुअली जब अफेयर चल रहा होता है तो कभी भी नोटिस करना, मेरे कहने से आप किसी कपल को नोटिस करना, जब अफेयर चल रहा हो वो एक दूसरे को सुनते बहुत, ऐसे बैठ जाएंगे एक दूसरे के सामने। क्या बात है। तुम बोलो, तुम बोलती रहो, मैं सुनता रहूं, मजा जीने का और ही आता है। फिर सेम पति पति बन जाए, पति पत्नी बन, तू ही मत बोला कर, मैं 20 बार बोला, बोला मत कर, और एक दूसरे को सुनना बंद कर देते हैं। सिर्फ सुन लीजिए। और एक बात कहूँ, ये अलग है लेकिन फिर भी मैं कॉलेज में बच्चों से कहता हूँ और अब मैं सबसे कहता हूँ, सुननी तो पड़ेगी। अब एक शब्दों पे, अब मैंने शब्दों पे बहुत काम किया है और मुझे लग रहा है कि जो हमारी सुनने वाले हैं वो लिटरली इतने सजग होंगे, इसलिए ये लाइन बोल रहा हूँ, नहीं तो बड़ी मुश्किल लाइन है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, कुछ लोगों को सुन लो, हाँ। ताकि दुनिया की ना सुननी पड़े। क्या बात है। इस सेंटेंस पे गौर करिएगा सर में। कुछ लोगों को सुन लो, अपने मम्मी पापा को सुन लो, अपने बॉस को सुन लो, अपने सीनियर्स को सुन लो, अपने जूनियर्स को सुन लो, अपने बच्चों को सुन लो, कुछ लोगों को सुन लो। अगर आपने इन लोगों को नहीं सुना तो फिर सारी दुनिया की सुननी पड़ेगी, और दुनिया क्या क्या सुनाती है आप अच्छी तरह जानते हैं, तो सुननी तो अल्टीमेटली पड़ेगी। आपको बस ये तय करना है किसकी सुननी है। एक बात बताइए सर, इतनी क्लियरिटी कैसे, और जीवन में क्लियरिटी का महत्व कितना है? हाँ, ये एक तो मुझ पर ईश्वर की कृपा रही, मैं तो ये कह सकता हूँ, और कुछ अच्छा संगति बहुत अच्छे लोगों की रही। पहले मैं आता हूँ क्लैरिटी की पावर, जो आपने एक सवाल, बड़ा शानदार सवाल पूछा है। मैं कहता हूँ टैलेंट से भी ऊपर अगर मैं किसी चीज़ को रखूँ तो मैं रखूँगा क्लैरिटी को। अच्छा। दो अजीब सी दो चीज़ें को कनेक्ट करूँगा सर्वेश सर। पहले मैं क्लैरिटी, और फिर एक आपको एक ऐसे सामाजिक एंगल पे लेके जाऊँगा, क्योंकि जिस तरह की बातचीत चल रही है, मैं भी ये बता दूँ आपके लिए, एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा सर, हम जो होते हैं ना, जो पॉडकास्ट पे गेस्ट की तरह आते हैं, वो हीरो की तरह होते हैं, लेकिन जो पॉडकास्ट ले रहे हैं वो होते हैं डायरेक्टर की तरह। सेम अमिताभ बच्चन ने पा में भी काम किया है, और सेम अमिताभ बच्चन ने लाल बादशाह में भी काम किया है। एक में आप देखेंगे कहेंगे इनसे बेहतरीन एक्टर नहीं, दूसरे में आप कहेंगे यार क्या है ये। तो सवाल है आप क्या निकलवा पा रहे हैं हमसे। तो आपने ये बड़ा कमाल का सवाल मुझसे पूछा है, क्लैरिटी। मैं कहता हूँ क्लैरिटी इज पावर। क्लैरिटी इज पावर। असली जो ताकत है, असली जो दुनिया में ताकत है, वो क्लैरिटी के अंदर होती है। सिद्ध करके बताता हूँ आपको कैसे। माइकल शूमाकर दुनिया का सबसे बेहतरीन ड्राइवर, उनसे बड़ा कोई, वो फार्मूला वन का विनर रहे हैं, और मेरा भतीजा। अगर ये दोनों अलग अलग कार को चला रहे हैं, दोनों कार को चलाएं, पहले कौन पहुंच जाएगा? माइकल शूमाकर। माइकल शूमाकर। बस एक थोड़ा चेंज करना है। माइकल शूमाकर के कार के फ्रंट जो कांच है, मिरर है, उस पर धुंध जमी हुई है, और मेरे भतीजे की कार का जो ग्लास है बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है। कौन पहुंच जाएगा? भतीजा। क्यों? अब इनके टैलेंट को क्या हो गया माइकल शूमाकर के? इनकी खूबी क्लियरिटी नहीं है, इनकी क्लैरिटी नहीं है। दुनिया में 90% लोग टैलेंटेड हैं। देखो, मैं ही मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे, जिसे ईश्वर ने इंसान के रूप में जन्म दिया है ना, वो टैलेंटेड कैसे नहीं हो सकता? बात तो सही है। भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना, उसमें टैलेंट ना हो? मैं तो लोगों से बोलता हूँ, खुद से अनजान तो हो सकता है मगर लाचार हो नहीं सकता, और जिसे उसने बनाया हो वो बेकार हो नहीं सकता। संभव ही नहीं है कि कोई इंसान भगवान ने बना दिया हो और वो किसी काम का ना हो। मैं मानता ही नहीं इस बात को। बस दिक्कत ये है कि यहाँ आने के बाद दुनिया में उसके धुंध जम जाती है, वो धूल जम जाती है, वो क्लैरिटी नहीं रह पाती, उसको मालूम ही नहीं है क्लैरिटी। जैसे आपने शुरू में ही पूछा था, हमें लगता है हैप्पीनेस के लिए खुशी, बोली जी मेरे घर में इतनी समस्या, मैं खुश कैसे रहूँ? समस्याओं का खुश का तो कोई लेना देना ही नहीं है। आपको सर्विस सर हो सके तो मुझे अगले एक सवाल पे एक याद दिला दीजिएगा। हमने कुछ सवाल जानबूझ के इस दुनिया में ऐसे बना दिए हैं जिन्होंने हमारे दिमाग में फिर से एक ट्रैपिंग और मिथ डाल दिया। मैं उस पॉइंट पे आऊंगा, लेकिन मैं फिलहाल आपसे बात कर रहा था क्लैरिटी इज पावर। हाँ। और ताकत क्या है, क्लैरिटी क्या है, मैं आपको बताता हूँ क्या है क्लैरिटी। अर्जुन जी जब युद्ध लड़ने उतरे तो समझ रहे मैं कैसे लड़ूँ जी, मैं कैसे लड़ूँ जी, और फिर जब उन्हीं अर्जुन को क्लैरिटी मिली, महाभारत खत्म कर दी। महाभारत खत्म कर दी। एक छोटा सा बच्चा जिनका नाम नरेंद्र था, एक बच्चा, लेकिन जब उस बच्चे को क्लैरिटी मिली तो वो विवेकानंद हो गए।
क्लैरिटी, जब एक बच्चे को क्लैरिटी मिली तो वो क्या बन गए? बुद्ध, महात्मा बुद्ध बन गए। मोहनदास करमचंद गांधी जी को जब क्लैरिटी मिली तो वो महात्मा गांधी यानी बापू बन गए। एक डाकू जिसको हम अंगुलीमाल बोलते थे, जब वो संत हो गया, संत हो गए। क्लैरिटी मिलने के, उनका टैलेंट नहीं बदला, ध्यान रखिएगा। कोई से के भी अंदर ऐसा नहीं है कि नया टैलेंट आ गया हो, कि इससे पहले इनके अंदर ये टैलेंट नहीं था जी, अब ये नया टैलेंट आ गया इनके अंदर। नहीं, सब कुछ पहले ही था, बस क्या नहीं थी? क्लैरिटी नहीं थी। क्लैरिटी एक आम आदमी को महान आदमी बना सकती है। सारा खेल इस धरती पे ये क्लैरिटी आए कैसे, वो पाए कैसे, कहाँ जाए, किससे मिले? वो मैं ये देखो, आपने पूछ लिया तो एक टूल, मेरी नज़र में कोई मुझसे टूल पूछे, हाँ, तो मैं ये कहूँगा सर कि मेडिटेशन से बड़ा कोई टूल है नहीं। अच्छा, एक तो मेडिटेशन और एक खुद के साथ बैठना। सर ये दोनों बोरिंग लगता है लोगों को। बिल्कुल है। मैं बीच में रोक दिया आपको, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ। अब मेरी आज तक एक सवाल समझ में भी नहीं आया। हाँ। आपने तो बहुत अच्छी बात कह दी कि सर मेडिटेशन तो बहुत बोरिंग है। हाँ। मतलब आप दुनिया का एक महान आदमी बनना चाहते हैं, आप करोड़पति बनना चाहते हैं, आप कामयाब, और उसमें मजे ढूंढ रहे हैं। पहले मुझे मजेदार चीजें बताओ जी। अरे वाह, क्या बात है साहब। मतलब ये तो ऐसा हुआ कि मुझे दवाई तो चाहिए, पर सर मीठी होनी चाहिए। मतलब दवाई भी दूं, और मैं ये कहता हूं मेडिटेशन को आप बोरिंग, मतलब उसको मजेदार बनाना क्यों चाह रहे हो, मैं तो ये समझ में नहीं आया। अब मेडिटेशन के लिए पेशेंस चाहिए। मेडिटेशन के लिए पेशेंस, मतलब आप कोई एफर्ट ही नहीं लगाना चाह रहे। आपने मुझे इतना अच्छा टॉपिक याद दिला दिया इस विषय पर। ये भी हमारी बहुत बड़ी समस्या है। एक्चुअली हम लोगों को मालूम होता है कि सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, हाँ। पर हम ये भी जानते हैं वहाँ चैलेंजेस हैं। हाँ। जब कोई मेरे पास आता है और मुझसे कहता है कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे सॉल्यूशन चाहिए, हल चाहिए, तो मेरा पहला सवाल होता है, सर्वेश सर कि आपको सच में हल चाहिए क्या? बोले सर मतलब? मैंने कहा दोस्त, अगर मैंने हल दे दिया तो वो तुम्हें खेत में चलाना भी तो पड़ जाएगा। हल समझ गए ना? हाँ हाँ, समझ गया। वो बैल के साथ। और 90% लोगों को अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन पता होता है। मेरी टमी निकली हुई है। हाँ। आप कभी देखना कोई मोटा व्यक्ति मिल जाए जिसकी टमी निकली हो, मैं अपना ही उदाहरण ले लेता हूँ, और आप जैसे फिट व्यक्ति को जैसे ही वो देखेगा, मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, वो पहला सवाल पता क्या पूछेगा? अरे यार सर भाई बड़े फिट हो यार, हमें बताओ ना। हाँ, यही होता है। आपको क्या लग रहा है वो सच में पूछ रहा है? उसे मालूम है कि इससे पहले कि सर्वेश भाई ज्ञान देना शुरू कर दें, सर्वेश भाई मुझे टोक दें, तू एक काम कर, तू आगे बढ़ के सवाल पूछ ले, ताकि सर्वेश भाई को लगे नहीं यार अमर जी को सच में बदलना तो है। 500 लोगों से पहले भी पूछ चुका हूँ मैं। एक्चुअली ये टमी कैसे घटती है ये तो मुझे भी पता है। मीठा खाना बंद कर दूं, मैदा खाना बंद कर दूं, नमक या ऑयली फूड खाना बंद कर दूं, और सुबह जिम जाऊं, मुझे भी मालूम है। पर करे कौन है? कष्ट कौन करे? एक्चुअली एफर्ट ही तो नहीं लगाने। सवाल तो, सारी लड़ाई तो एफर्ट्स की है। एक आपको सत्य घटना बताता हूँ। मेरा एक प्रोग्राम था, मैं होटल में रुका हुआ था, रात के 9 साढ़े 9 बजे हैं, और उससे फिर मैं समझा जिंदगी का मतलब जो आप पूछ रहे हैं मुझसे कि सर ये तो बोरिंग है, ये और वास्तव में है। तो मैं रात में 9 साढ़े 9 बजे हुए थे, मैं बाहर नीचे आया वॉक के लिए, तो एक लड़का कुछ ढूंढ रहा था। तो मैंने क्या हुआ? बोले सर मेरी अंगूठी गिर गई, अंगूठी खो गई, सोने की अंगूठी थी। बहुत बारीक उदाहरण है, बहुत रेयरली ये एग्जाम्पल मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इसको बहुत कम लोग ही इस तक पहुँच पाएंगे। पर मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आपसे जिस तरह की बातें निकली हैं और जिस तरह के लोग मुझे उम्मीद है कि जो हमें सुनेंगे, तो वो बोले कि साहब, मैंने कहा यार, बोले मेरी अंगूठी खो गई, सोने की थी सर। और मुझे भी ऐसा लगा यार ये तो बड़ा नुकसान हो गया। मैं भी ढूंढवाने लगा, उसके साथ 5 7 10 15 मिनट हो गए। मैंने पूछा कुछ आइडिया है कहाँ गिरी थी? सर्वे सर वो मेरा हाथ पकड़ के 100 मीटर दूर लेके गया। बोले सर यहाँ गिरी थी। मैंने कहा फिर यार तुम बेवकूफ हो, वहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? अब जवाब सुनिए। बोला सर यहाँ अंधेरा है ना, वहाँ उजाला है ना। अरे हम सबको मालूम है कि अंगूठी यहाँ खोई है, यहाँ मिलेगी, लेकिन ढूंढ रहे हैं। पर यहाँ अंधेरा है ना, यहाँ कष्ट करने पड़ जाएंगे ना, यहाँ तकलीफ करनी पड़ जाएगी ना। वहाँ ढूंढो जहाँ आसान हो। वहाँ ढूंढ रहे हैं लोग जहाँ काम आसान है, पर मालूम है कामयाबी यहाँ मिलनी नहीं। आसान काम से कौन सी कामयाबी मिलती है भाई? इंटरेस्टिंग कामों से कामयाबी कौन सी मिलती है? मुझे बताओ तो जरा। चप्पल पहनना बहुत आसान है, इससे कामयाबी मिल जाएगी क्या? टीवी देखना बहुत आसान है, कामयाबी मिल जाएगी क्या? फेसबुक पढ़े पढ़े सारे दिन फेसबुक चलाओ, बहुत आसान है, पर इससे सक्सेस कैसे मिल जाएगी? तो आप आसान कामों में कामयाबी ढूंढ क्यों रहे हैं? आसान कामों में जिंदगी की मीनिंग्स ढूंढ क्यों रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो कष्ट करना पड़ जाएगा ना। तो हमारी समस्याएं ये हैं, हमें कामयाबी भी चाहिए और काम आसान भी चाहिए। तो मैंने कहा ऐसा तो अभी आविष्कार हुआ है नहीं,
तुम भी करके देख लो ट्राई, जब ना हो तो हमें बता दीजिए। करिए ना चुनौतीपूर्ण काम, करिए ना मुश्किल काम, करिए ना चैलेंजिंग काम, उनके आगे कामयाबी है। मैं अक्सर एक उदाहरण दिया करता हूँ बदलाव शब्द के ऊपर। ये सारी चीज़ें हम किस पे बात कर रहे हैं, आप भाई पॉडकास्ट का मीनिंग क्या होता है, पर्पस क्या होता है, कि जो लोग सुने उनमें एक बदलाव आए। पर मैंने शब्दों पे थोड़ा, जो ईश्वर की कृपा से मैंने शब्दों पे बहुत काम किया सर्वेश सर। मैं बदलाव शब्द को बदलाव नहीं बोलता, मैं बदलाव शब्द को बोलता हूँ बदलाभ, बदलाव, लाभ। और मैं ये कहता हूं अगर इस लाभ तक पहुंचना है, प्रॉफिट तक, सक्सेस तक पहुंचना है, तो बद से होकर गुजरना पड़ेगा। और बद होता है बुरा, बद होता है चैलेंजिंग, बद होता है चुनौतीपूर्ण। हमने बहुत सारी हिंदी फिल्में देखी होंगी या हमने कहानियां पढ़ी होंगी, तो उसमें बताया जाता है एक गुफा थी, गुफा में क्या था, हीरे थे, खजाना था। कहाँ था, गुफा के गेट पे, अंदर अंदर। और दरवाजे पे क्या था, बिच्छू, पहरेदार, सांप, बिच्छू, सांप, अजगर, चमगादड़, बिच्छू, कीड़े मकोड़े। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई अगर तुम इस चुनौती के कीड़े मकोड़ों का सामना करने के लिए तैयार हो, तुम इन चुनौतियाँ, इन समस्याओं, इन परेशानियों के सांप बिच्छू से लड़ने के लिए तैयार हो, तो मैं चैलेंज करता हूँ, अंदर खजाना है, जाओ ले लो। पर आप ये चाहो कि वो खजाना गेट पे मिल जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। कितनी मजेदार बात है ना कि ये जो पॉडकास्ट है ना, सही मामले में जीवन में क्लैरिटी देने का काम करेगा। आज हम जो बात कर रहे हैं, जो लोग देखेंगे ना, अगर उसको, और ये दावा है मेरा कि इस पॉडकास्ट को एक बार देखने के बाद आदमी दोबारा भी जरूर देखेगा, क्योंकि ये बात नोट्स बनाने की है जी। आपने याद दिलाने के लिए बोला था, मैं उसको याद दिला दूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कि मिथ की बात करते हैं आप, कि जीवन में अभी आप बता रहे थे ना, बहुत से मिथ बना के रखते हैं हम, बहुत सारी टैपिंग की मैं बात कर टैपिंग रहा की बात था। कर। एक्चुअली कुछ चीजें हमारे दिमाग में ऐसी डाल दी गई हैं जो एक्चुअल में वैसी हैं नहीं, पर हम उनको फिर ढोए जा रहे हैं। चाहे वो हैप्पीनेस को लेकर हो, उस पे मुझे याद आ गया, कुछ सवाल ऐसे बनाए गए जिन्होंने दो अच्छी चीजों को अपार्ट कर दिया एक दूसरे से। अच्छा, अब सुनना सर्वेश सर, और ये जितने भी लोग सुन रहे हैं, और ये जो अभी आपने शुरुआत जहां से हैप्पीनेस, सक्सेस, इन सारी बात हुई ना, अब मैं उदाहरण देता हूँ। मैं कॉलेज में था, आपने अक्सर एक सवाल सुने होंगे, व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए, लव और मनी, ऐसे सवाल सुने होंगे, पैसा या प्यार। आपने ये भी सवाल सुना होगा, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, मनी और फैमिली, या मनी और रिलेशंस, पैसा चाहिए या रिश्ते चाहिए, दोस्त चाहिए, परिवार चाहिए। अब इन सवालों की चालाकी बताता हूँ मैं आपको। मैं कॉलेज में था, मुझसे एक सवाल पूछा एक बच्चे, मतलब डिबेट चलती थी, जैसे वो चल रहा था, कोई टॉपिक चल रहा था। एक लड़का खड़ा हुआ और बोला कि अमर एक बात बताओ भाई, एक तरफ 1 करोड़ रुपए हैं और एक तरफ आपके माँ बाप हैं, माता पिता हैं, आप किसे चुनेंगे? मैंने कहा इस सवाल का जवाब तो मैं 1 सेकंड में दे दूंगा, पर मेरा एक सवाल है। बोले बताओ क्या? मैंने कहा मुझे वो माँ बाप ढूंढ के ला के दिखा जो 1 करोड़ से अलग रहते हो, जो ये कहते हो कि या तो 1 करोड़ को चुनो और या हमें चुनो। मैंने कहा यार मेरे माँ बाप तो कहेंगे कि हमारे 1 करोड़ का सूटकेस उठा और हमारे साथ रहे। तो मैंने कहा ये सवाल पैदा कैसे हुआ है, मुझे ये बताओ पहले तो। अब सवालों की चालाकी सुनिए। हमने 2 खूबसूरत चीज़ों को एक दूसरे के खिलाफ दुश्मन के तौर पे खड़ा कर दिया। क्या चाहिए, पैसा या परिवार, मनी और फैमिली? ये सवाल सामने वाले के दिमाग में एक मिथ पैदा करता है, एक ट्रैपिंग पैदा करता है कि जहाँ परिवार होगा, अगर तू परिवार का ख्याल रखेगा, परिवार के बारे में सोचेगा, तो ज़िंदगी में पैसा नहीं कमा पाएगा। और आजकल के यूथ के दिमाग में घुस चुका है, मुझे तो पैसा कमाना है, मुझे परिवार से क्या लेना देना। अरे आप परिवार के साथ रह के भी पैसा कमा सकते हो, परिवार आपके रास्ते की बाधा है ही नहीं, पर आपके दिमाग में सवाल ही ऐसे बनाए गए हैं, व्हाट डू यू वांट, लव और मनी, यानी दिमाग में घुसा दिया गया प्यार होगा तो पैसा नहीं होगा, पैसा होगा तो प्यार नहीं होगा। लोगों ने प्यार को लात मार दी, पैसे के चक्कर में पड़ गए, रिलेशंस को लात मार दी। मैं कहता हूँ ये तो दोनों चीज़ें एक साथ आ सकती थी। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये इंग्लिश वाला और हटाइए, हिंदी वाला और जोड़िए। प्यार और, यानी OR वाला नहीं, प्यार और पैसा, एंड मनी एंड लव, मनी एंड फैमिली, लव एंड फैमिली, ये तो दोनों एक साथ थे, अलग अलग करने की कौन सी जरूरत थी? पर ट्रैपिंग दिमाग में क्या डाल दी गई है, हमारे दिमाग में ये डाल दिया गया कि ये मिलेगा। मेरे एक चाचा जी आ गए, बहुत साल पहले की बात है, हमारे घर एक चाचा जी आ गए। मैंने चाचा जी से कहा, चाचा जी क्या लाऊं, क्या लोगे, क्या लाऊं, खीर या हलवा? वो बोले क्यों बेटा, घर में कटोरी एक ही है क्या? दोनों दे दे?
तो मैं आज तक नहीं समझ पाया कि इंसान की, भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना, हम इतने कम जर्फ हैं क्या? या तो हम पैसा कमा पाएंगे या रिश्ते निभा पाएंगे, इतने कम जर्फ हैं क्या हम लोग? या तो हम परिवार का ध्यान रख पाएंगे या पैसे के लिए भाग पाएंगे। जो एक दूसरे की सपोर्ट हो सकती थी, हमने उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब का शेर है, मैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में यूज करता, पर इस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहा हूँ। अगर ये साथ में आ जाती तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती। सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ देता और बात। क्या बात है। तो ये दोनों पैर कितने खूबसूरत होते, परिवार भी साथ होता, पैसा भी साथ होता, प्यार भी साथ होता, पैसा भी साथ होता, परिवार भी। तो दुनिया में ये ट्रैपिंग है। मैं जितने भी लोग सुन रहे हैं उनसे कहूँगा, इस ट्रैपिंग के चक्कर में मत पड़िए। दोनों चीज़ें आप ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं। खुशी और हैप्पीनेस भी सेम चीज़ हो रही है, हैप्पीनेस और खुशी के साथ। अब आपने ना इस जगह पे चर्चा को ला दिया है। अमूमन मज़ेदार बात क्या है कि मेरे पास सवाल बहुत होते हैं और बड़े बड़े सवाल होते हैं, लेकिन आपके केस में मेरे सवाल बहुत छोटे छोटे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि उन छोटे चीज़ों में ही वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। सवाल एक मेरा अपने लिए भी ये हो सकता है कि जो दर्शक उनके भी काम आ जाए। ये जो आपने बोला ना कि ये जो एग्जाम्पल गढ़े गए या ये सवाल पैदा किए, किसने किया? मुझे लगता है मार्केट ने किया ना। अरे क्या बात कह रही, बिल्कुल। एक एग्जांपल दूंगा, इसके बाद आप इसको पूरा का पूरा क्लियर कर दीजिएगा। वो ये कि मुझे याद है कि एक ज़माना था कि जब हम अपने बहनों के घर राखी बंधवाने जाते थे तो लड्डू या गुलाब जामुन लेके जाते थे, लेकिन अब लोगों ने बता दिया कि आप चॉकलेट लेकर के जाओ। जब हमें ड्रिंक पीने का मन था तो मम्मी चीनी नमक पानी घोल करके देती थी। आज मार्केट में लोग कहते हैं एनर्जी ड्रिंक पियो फिर बीमारियां आती हैं, लोग करते हैं इलाज कराओ। मुझे बस ये बताइए कि इस मार्केट ने इंसानों को कैसे मैनिपुलेट किया है? ये इतना कमाल का सर्वेश सर आपने सवाल पूछा है, जो पहली बार किसी पॉडकास्ट में मुझसे पूछा गया है। मैं मार्केट से भी पहले आपको किसी और चीज़ पे लेके चलता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, दुनिया में दो चीज़ें बिकती हैं, डर और सपने। डर और सपने, बिल्कुल। आज के बाद, अच्छा मैं इसके दो एंगल लूँगा, दो कॉन्टेक्स्ट लूँगा। कभी भी गौर करिएगा मेरे कहने से, इस दुनिया में प्रोडक्ट बिकते ही नहीं। हाँ, सिर्फ दो चीज़ें बिकती हैं, डर या सपने। आज के बाद मेरे कहने से कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो टीवी पे आ रहा हो वो देखना, आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे। वो अपना प्रोडक्ट बेच ही नहीं रहे। वो या तो डर बेच रहे होंगे या सपने बेच रहे होंगे। कैसे? होम लोन नहीं बेचता, उसका ऐड देखेगा, वो बेच रहा होता सपना एक हो, अपना घर हो। आप डियो देखिएगा, डियो बेचता ही नहीं। वो बताता है इस डियो को लगा लोगे तो कॉलेज की जितनी भी लड़कियां तुम्हें घेर लेंगी। ये सपना है ना लोगों का, सपने बेच रहे हैं वो। आप आ जाओ आरओ, इंश्योरेंस, ये कभी भी प्रोडक्ट नहीं बेचते। क्या बेचते हैं? डर। तो बाजार ने क्या किया, या तो बाजार डर बेचेगा और या बाजार बेचेगा सपने। और उन सपनों को दिखाने के चक्कर में उसने ऐसे झूठे सपने दिखा दिए, और उन्हीं झूठे सपनों के चक्कर में 90% लोग हम दुखी हैं। ये जो सपने हैं ना, ये वाले सपने कह रहा हूँ, बाजारवाद वाले। ये उस गाजर की तरह, आपने कहानी सुनी होगी ना, वो गधे को अगर कहीं ले जाना होता है, सामने बांध दो और मिलता भी नहीं है। लकड़ी लगाकर 1 फीट दूर गाजर बांध देते हैं। अब उसको दिखता सारी जिंदगी, मिलता कभी नहीं है। हाँ। तो ये तो बाजार का नियम है। लेकिन मैं आपको इसे दूसरे कॉन्टेक्स्ट में लेकर जाऊंगा। मेरी एक थ्योरी है सर्वेश सर, मैं उसको बहुत लंबा नहीं ले जाऊंगा वो, लेकिन कहा यह जाता है कि थॉट्स मन में आते हैं पहले, शब्दों की उत्पत्ति बाद में होती है। मुझे ऐसा लगता है कि शब्द पहले आते हैं। मैं कहता हूँ वर्ड्स आर द फादर ऑफ थॉट्स। ये डिबेट भी हो सकती है इस पर, लेकिन मैं इसे दूसरे एंगल में ले जा रहा हूँ। फिलहाल जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं ले जाना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिएगा। और लोग अगर मेरे इस पॉइंट को समझ जाएं, और मैं यहाँ एक अपील जरूर करूँगा कि आप अपने शब्दों को बदल लीजिए, आप अपने शब्द सकारात्मक कर लीजिए, आप अपने शब्द पावरफुल कर लीजिए। शब्दों के साथ बड़ी दिक्कत पता ही क्या हुई, शब्दों में ताकत बहुत है, बहुत एनर्जी है, पर इनके साथ भी हमने डायलॉग बाजी जोड़ रखी है। डायलॉग जानते हैं? हाँ। बोलने से क्या होता है, ये तो सब बोलने की बातें हैं। मैं एक सेशन ले रहा था, मैंने कहा भाई पॉजिटिव बोलिए, पावरफुल बोलिए, पवित्र बोलिए, बड़ा पावरफुल शब्दों का प्रयोग क्या करें। एक साहब खड़े होके बोले, अरे सर ये तो सब बोलने की बातें हैं, बोलने से क्या होता है। मैंने कहा और भाई नालायक बदतमीज क्या हाल है तुम्हारे? अरे बोले ये क्या बदतमीज, आपने ऐसे कैसे बोल दिया। मैंने कहा भाई साहब बोला ही तो है। आप ही कह रहे थे बोलने से कुछ नहीं होता। आप ताज्जुब करिएगा, इस दुनिया में बोला पहले गया है, फिर वो सिचुएशन बाद में होनी हुई है। अभी सिद्ध करके बताता हूँ। हमारे और आपके दादाजी के समय में, यानी आज से 50-60 साल पहले, भाई भाई के बीच कैसा रिलेशन था, दुनिया कैसी थी? बड़ी खूबसूरत,
प्यार था। अच्छा, आपने देखा होगा बंटवारा भी हो रहा था तो बड़ा भाई बोलता है कि छोटे से तू हाँ, रख ले, तू रख ले। छोटा कह रहा नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं तुम रख। कितना प्यार था आपस में, था खूब प्यार। हाँ। सच्ची बात है। फिर 1969 में ये गाना किसने लिखा था कि कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है जग में, झूठे नाते हैं नातों का क्या। जब रिश्ते नातों के लिए लोग जान तक दे रहे थे तब आप ऐसे गीत लिख रहे हो कि कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। और जब वो लिख, ऐसा था नहीं, पर जब ऐसा लिखा गया, ऐसा बोला गया, 20 25 30 साल बाद 1990 95 तक आते आते ऐसा होना शुरू हो गया। मतलब वो मैनिफेस्टेशन बाद में उन्होंने बोलना शुरू किया, लोगों ने कर। मैं कहता हूँ शब्द पहले आते हैं, जैसा हम बोलते रहेंगे वैसा फिर दुनिया वैसी होती चली जाएगी। मैं ये कहता हूँ अब झूठ नहीं है, अब ऐसी हो चुकी होगी दुनिया, पर दुनिया ऐसी थी नहीं तब भी आप ऐसे गीत गा रहे थे। आज से 50-60 साल पहले हमारे पापा जी की टाइम की बात करूं, क्या पैसे को लेके इतना वो करते थे? पैसे की इतनी वो थी नहीं, कीमत थी इतनी, पैसे की, रिश्तों की कीमत थी। रिश्तों की कीमत थी। फिर ये गाना 1975 में 1968 में ये कौन गा रहा था कि पैसे की पहचान यहाँ पर, इंसान की कीमत कोई नहीं, बच के निकल जाए इस दुनिया से, करता मोहब्बत कोई नहीं। जिस समय रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण थे, जिस समय रिश्तों की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, उस समय आप ऐसे गीत बना रहे हैं। और फिर धीरे धीरे देखें तो 20-25 साल बाद ऐसा होना शुरू हो गया। आप इस समय सोशल मीडिया उठा लीजिए, 90% का एक ही डायलॉग चल रहा है, रिश्ते किसी के नहीं होते, दोस्त किसी के नहीं होते, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। यही एक बड़ा वायरल सॉन्ग चल रहा है अभी, तेरा यही दोस्त तुझे मार डालेगा। जितने जितने सुनोगे आप वो दोस्त। और मुझे पता है ताज्जुब किस बात का होता है, अमर चौधरी एक पोस्ट डाल रहा है कि दोस्तों आस्तीन के सांप होते हैं, और उसके 25 लाख दोस्ती कर रहे हैं। मैं कहता हूँ डूब के मर जाओ, शर्म आनी चाहिए आपको, तो ऐसे व्यक्ति से दोस्ती तोड़ देनी चाहिए। एक सही है। आप रिश्तेदारों के लिए कुछ भी बोल रहे हैं और उसी पे कमेंट, आप किसी के रिश्तेदार नहीं है क्या? भारत जैसे देश में ये तो मेडिक्लेम तो कल परसों आया है सर, 2-4 साल पहले। भारत जैसे देश में जहां आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हो और उसके मामा जी ने चुपके से 10,000 20,000 रुपये जाकर ना दिए हों, फूफा जी ने 20-25 हज़ार की मदद ना की हो, 4 दोस्त इकट्ठे करके पैसा ना ले गए हों। भारत जैसे देश में जिसमें इलाज भी आज तक रिश्तेदार और दोस्तों के बिना नहीं हो पाया, उसमें सोशल मीडिया पे डायलॉगबाजी चल रही है, दोस्त किसी के नहीं होते, दोस्त तो दगा दे देते हैं, रिश्ते किसी के नहीं होते, रिश्तेदार तो मतलब ही होते हैं। बताइए, भारत जैसे देश में जिसमें आज तक किसी की बहन की शादी किसी दोस्त की मदद के बिना नहीं हुई, 4-4 दिन दोस्त वहाँ सिलेंडर उठाते घूमते हैं, 4-4, ऐसा कभी हुआ ही नहीं जैसे आपको पता चल जाए दोस्त की शादी आप खुद ही 20,000 रुपये लेके पहुँच जाओगे, यार मेरे पास तो यही थे पर काम आ जाएंगे तेरे। भारत में आज तक एक मकान, ये तो अब चले हैं परसों 10 साल पहले लोन्स, तो भारत में एक मकान ऐसा ढूंढ के नहीं बता पाएंगे आप उससे पहले जो दोस्तों या रिश्तेदारों की मदद के बिना बन रहा हो, कोई कितना भी रईस हो। और उस भारत जैसे देश में हम रिश्तों को गाली दे रहे हैं। इसके लिए मैं एक चीज़ देखता हूँ, मैंने आपको रोक दिया, शायद आप इसको और आगे बढ़ा पाएंगे। इस बाजार ने ना रिश्तों को तोड़ के मुनाफा कमाया है। बिल्कुल है। हमारे गांव में जो आप कह रहे थे उसी बात को वो कर रहा हूँ कि गांव में जब शादियां होती थी बिटिया की, तो चारपाई से लेकर के बर्तन तक और गद्दे से लेकर रजाई तक गांव से मांग के आती थी और बारात विदा होकर चली जाती थी। मेरा गांव चिरोड़ी है सर, लोनी के पास। हमारे गांव अभी भी है, मतलब चलो अब चीजें बदल रही हैं, लेकिन रिश्तेदार और दोस्त तो आज भी खड़े हैं। बदल नहीं रही सर, कैसे बदली वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाजार ने, सही कह रहे हैं आप। बाजार ने क्या किया, कहा कि ये तो एक व्यापार का सिस्टम है। हाँ। उसने क्या किया कि इन सबको खत्म करो, एक व्यवस्था खड़ी करो, वो पैसा दें और ये लें। उसने 2 चीजें की, मुनाफा कमाया और संबंध तोड़ दिए उसने। अब कोई किसी के घर मांगने नहीं जाता। हाँ। अब जब किसी के घर में बिटिया के लिए मंडप बनाने की बारी आती है तो किसी के घर कोई बांस काटने नहीं जाता, बल्कि वो फट्टे लाके खड़ा कर देता है। मैं बिल्कुल सहमत हूं। उसका सर्विस सर रीजन क्या है? मैंने याद है शुरू में एक बात कही थी, सबको हीरो बनना है, सबको बहादुर बनना है। अब अगर मैं सोशल मीडिया पे ये ना लिखूं, आप सोच के देखिए, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरा एक सवाल है, जब कोई ऐसा लिखता है तो मैं एक सवाल पूछता हूँ कि भाई आप जिंदगी में क्या बनना चाह रहे थे? मान लो आप IAS बनना चाह रहे थे, मान लो आप डॉक्टर बनना चाह रहे थे, मान लो आप कोई स्टार्टअप यानी बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे। मेरा एक सवाल, आपके IAS बनने में किसी रिश्तेदार का रोल क्या हो सकता है? मुझे तो ये बताओ। कोई रोल नहीं है। सर्वेश सर IAS बनना चाह रहे हैं और अमर चौधरी नालायक रिश्तेदार है और मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। कैसे रोक सकता हूं जरा बताना। नहीं रोक सकता। आपकी किताब फाड़ दूंगा, भारत सरकार को लेटर लिख के दूंगा, इसको IAS मत बनाना। मैं कर क्या लूंगा? तो आपको कामयाब होने से अगर कोई चाह भी ले तो रोक कैसे सकता है?
एक्चुअली किसी को करना धरना कुछ नहीं है, बातें करनी बड़ी बड़ी। डायलॉग। अब जब आप ऐसा लिखते हो हमें तो अपनों ने लूटा, तो जिसने लिखा है उसके बारे में क्या सोचता है आदमी, यार इसने कुछ करने की कोशिश करी होगी, ये कोई बड़ी मेहनत कर रहा होगा, ये तो इसे अपनों ने नहीं बनने दिया। फिर दो चारों ने कहा अरे यार ये बढ़िया तरीका है, कुछ करो मत, ऐसे लाइन लिखो और लोग सोचेंगे यार ये कुछ कर रहा होगा। अब सब ये कहानियां सुना रहे हैं, कर कोई कुछ नहीं रहा, करना किसी को कुछ है नहीं। तो सारा खेल इस बात का, और उसके लिए आपको जाहिर सी बात है, मैंने खुद को कितनी आसानी से मशहूर किया, मैंने अपने से बड़े लोगों को गाली दी है। बात तो सही है। अपने आप को बहादुर दिखाना, अपने आप को बड़ा दिखाना, अपने आप को पीड़ित दिखाना कितना आसान है। लिख दो सोशल मीडिया पे, कोई पूछ थोड़ी रहा है। एक डायलॉग किसी ने बोला कि सर हम तो किसी से डरते थोड़ी, हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। अरे मैंने कहा तो बहुत महान बात है, सैल्यूट आपको। पर मेरा एक सवाल था, बोले जी क्या? मैंने कहा यार इतना ही महान हो तो कभी किसी को फूल का जवाब गुलदस्ते से भी दिया होगा? वो भी बता दो जरा एक बार। एक्चुअली ईंट का जवाब पत्थर से देने में पैसे थोड़ी लगते हैं, ना तमीज लगती, ना तहजीब लगती, ना पढ़ाई लगती, ना संस्कार लगते। किसी से बदतमीजी करने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है? कोई भी कर ले। बात तो सही है। तमीज से बात करने में कम्युनिकेशन चाहिए। किसी की उठ के हेल्प करने के लिए आपके दिल चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करने के लिए संस्कार चाहिए, वो है नहीं। कर लो बदतमीजी, फिर एक डायलॉग बोल दो पीछे से। हम तो जी सच बोलते हैं, सामने वाले को बुरा लग जाता है। मैंने यार तुम्हारा सच हमेशा कड़वाई क्यों होता है? डायलॉग सुना आपने? सच तो हमेशा क्या होता है? कड़वा होता है। कड़वा होता है। मैंने कहा इतना कड़वा सच कहाँ से लेके आए हो भाई जो कभी ये मीठा ही नहीं होता। मैं तो लोगों से पूछता हूँ ये आपके पापा जी हैं, सच है? बोले हाँ जी। मैंने कहा तो कड़वा है क्या? कड़वा किसने कह दिया? एक्चुअली हमने कड़वी बातें बोलकर उस पर एक डायलॉग मारना। लोग सच नहीं बोल रहे, कड़वा बोल रहे हैं, और पीछे से एक डायलॉग चिपका देंगे जी सच तो क्या होता है? कड़वा। बेसिकली क्या है ना, वो अपने तर्क को ना अपने आप को डिफेंसिव मोड में परमानेंट रखते हैं। उनको लगता है कोई कुछ बोले उससे पहले हम अपने लिए अपना डिफेंस सिस्टम बना लें। एक अलग कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ लेकिन इससे कनेक्ट करेगा। मैं अभी कुछ दिन पहले ट्रेनिंग ले रहा था, उसमें किसी ने मुझसे पूछा, वो अलग पॉइंट है लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है सर आजकल देखते हैं लोगों को गुस्सा बहुत आता है, मतलब गुस्सा तो ऐसा बन चुका है सबको आ रहा है। मैंने कहा यार मैंने आप लोगों के गुस्से से ज़्यादा एजुकेटेड और समझदार गुस्सा ज़िंदगी में नहीं देखा। बोले जी मतलब? मैंने कहा देखो तुम्हारा गुस्सा कितना समझदार है। किसी भी कांस्टेबल को आज तक दरोगा पे गुस्सा नहीं आया। कांस्टेबल को गुस्सा आएगा पब्लिक पे, दरोगा जी को आज तक इंस्पेक्टर साहब पे गुस्सा नहीं आया। कितना समझदार गुस्सा लेके घूम रहे हो। इंस्पेक्टर साहब को सीओ साहब पे गुस्सा नहीं आ रहा, इंस्पेक्टर साहब को दरोगा जी पे गुस्सा आ रहा है, सीओ साहब को इंस्पेक्टर साहब पे गुस्सा आ रहा है। मैं तो तब जानूं जब आप अपने सीनियर पे गुस्सा करके दिखा दें। आज तक किसी भी टीचर को प्रिंसिपल पे गुस्सा नहीं आया, आज तक किसी भी एम्प्लॉय को मैनेजर पे गुस्सा नहीं आया, मैनेजर को सीनियर मैनेजर पे नहीं आया, सीनियर मैनेजर को रीजनल हेड पे नहीं आया, रीजनल हेड को वीपी पे नहीं आ रहा। मैंने कहा यार बड़ा समझदार बड़ा एजुकेटेड गुस्सा है तुम्हारा, पता है कहाँ आना है। तो लोगों को एक्चुअली कमज़ोर पे गुस्सा कर लो, कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ने वाला है। कार वाले को बाइक वाले पे आ जाता है गुस्सा। मैंने कहा यार जरा फॉर्च्यूनर वाले पे भी ला के दिखा दो। वही तो हमारे गुस्से भी बड़े समझदार हैं, ऐसे ही हमारी सब चीज़ें बहुत समझदार हैं। नहीं ये जो वो मतलब अपने लिए डिफेंस सिस्टम बनाते हैं ना, कहीं ना कहीं यही उनको मारता है। दरअसल मुझे लगता है कि बातें बहुत हैं और जो लोग इसको देख रहे होंगे ना वो और सुनना चाहते होंगे। लेकिन मैं 2 सवाल लूँगा। 2 सवाल से पहले एक बात और बता दूं कि जिन लोगों ने इसे देखा होगा वो ज़रूर आपसे मिलना चाहेंगे। बहुत से लोग ये पूछेंगे कि कोचिंग कैसे कोच बन सकते हैं आप उनके, या आपके सेमिनार में कैसे भाग ले सकते हैं। अमूमन होता है कि पॉडकास्ट के बाद लोग कहते हैं कि पॉडकास्ट तो कर लिया लेकिन मुझे रेफरेंस नहीं बताया। तो अगर आपको कैसे लोग मिल सकते हैं, क्योंकि मुझे 100% मैं श्योर हूँ कि इस पर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। देखिए अमूमन तो वैसे तो मैं यूट्यूब पर अवेलेबल हूँ, अमर चौधरी ऑफिशियल के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। और ऐसी तमाम सारे वीडियो जो वहाँ पर हम रखते हैं ताकि लोगों को एक नई गाइडेंस, एक नई सोच, एक नया नज़रिया मिल सके। अमर चौधरी ऑफिशियल के नाम से ही मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ। ओके। और बाकी अगर कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं, या अमर चौधरी 1912@gmail.com ये मेरा मेल आईडी है, तो लोग कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा इन प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया पर पहुंच जाएंगे तो वो फिर बाकी चीज़ें हैं आपके मैनेजर और आपके लोगों तक पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल पहुंच सकते हैं। मेरे 2 सवाल, उसके बाद हम लोग क्लोजिंग करेंगे। और मुझे लगता है कि ज़रूरत पार्ट 2 की है तो लोग कमेंट करके बता देंगे, अपने सवाल भी भेज देंगे तो हम लोग बैठ भी लेंगे। ये जो बिगड़ी हुई ज़िंदगी की अलाइनमेंट है ना, इसको सीधी कैसे करें, इसमें सवाल मेरे दोनों है। एक तो हैप्पीनेस का भी है और दूसरी चीज़ अपनी सोच को दुरुस्त करने का, कि आदमी बहुत जल्दी किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस ना हो। जैसा कि आप बता रहे थे, कभी बॉलीवुड से इन्फ्लुएंस हो जाना, कभी मार्केट से इन्फ्लुएंस हो जाना, ये हमारे सोच को दूषित करते हैं, जो हमारे शब्द को गढ़ते हैं, और ये पूरी शब्द जो है ना हमारी ज़िंदगी की अलाइनमेंट टेढ़ी मेढ़ी कर देते हैं और हम
नाखुश रहने लगते हैं। इसको एक ढांचे में ढालने का क्या तरीका हो सकता है? सर्वेश सर, अगर बहुत टिपिकल तरीका ना बताऊं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना बताऊं, सिंपल बताऊं, तो सबसे पहले मैंने कहा था, जब मैं मेडिटेशन की बात कर रहा था, देखिए एक बात समझना पड़ेगा हमें, जिस दिमाग से समस्या उत्पन्न हुई है उस दिमाग से समस्या का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। आपको उस ब्रेन को थोड़ा ज़्यादा पावरफुल बनाना पड़ेगा। मेडिटेशन से बेहतर इस दुनिया में कोई तरीका नहीं है, चाहे आप कितनी भी कहानी किससे कुछ भी सुन लीजिएगा। पहला तरीका है मेडिटेशन। अगर आप जिंदगी में थोड़ा सा, एक तो सबसे पहले आपको ठहरना पड़ेगा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, थोड़े से कुछ सवाल, मैं कहता हूँ जितने सवाल हम दुनिया से पूछ रहे हैं अगर उसका 10% भी हम खुद से पूछ लें रुक कर, अपने पास बैठे, मैं कहता हूँ किताबें रिसाले ना अखबार पढ़ना, मगर इस दिल को हर रोज एक बार पढ़ना। क्या बात है। एक बार 10 मिनट का समय शाम को निकाला करें। एक होता है सेट, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। ओके। आप डेली शाम को 10 बजे, डेली शाम को सोने से पहले 10 मिनट या सुबह 10 मिनट निकाल लीजिए और एक दो सवाल अपने आप से पूछिए। सवाल, क्या आज जिस बात पे मैं गुस्सा हुआ उस पर इतना गुस्सा होने की बात थी क्या आज मैंने अपना बेस्ट दिया है, क्या मेरा व्यवहार लोगों के प्रति जैसा मैं व्यवहार करता हूँ वैसा ही व्यवहार कोई मुझसे करे तो क्या मुझे अच्छा लगेगा। जो भी आपकी चैलेंजेस हैं उसके अकॉर्डिंगली अपने आप से सवाल पूछिएगा। क्या जो कामयाबी, जो सफलता, जो पैसा मैं चाहता हूँ, क्या उसके लिए इनपुट भी मेरा इतना ही है? क्या बस चाहिए तो मुझे बनना, तो मुझे करोड़पति है। बनेंगे कैसे? व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया, एक दिन तुम्हारे कानों में ये शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। मैं कहता हूँ भाई साहब एक्सक्यूज मी, कैसे आएगा? ये जो तुम सोफे पे पड़े पड़े व्हाट्सएप पे स्टेटस बदलते रहते हो, इससे आएगा? मैंने कहा जैसा तुम सोफे पे पड़े पड़े सारे दिन फेसबुक चलाते हो ना, तो दौर का तो पता नहीं, दौर आ जाएगा एक दिन। तो पूछे ना अपने, सेल्फ असेसमेंट भी तो कोई चीज है। बात तो सही मैं है। कंक्लूड सेल्फ असेसमेंट से करूंगा इस बात को। अपने को सेल्फ असेस कीजिए। और ये मेरे अंदर कहाँ से आया सर? मैंने आज से 7-8 साल पहले एक स्टोरी सुनी। मैं कहता हूँ ये जो कहानी, किस्से, एग्जाम्पल थे ना सर, अगर कोई इंसान है तो उसके बदलने के लिए इनसे बड़ा कोई टूल धरती पर है नहीं। पहले स्टोरी सुनाता हूँ। ये वो 3 स्टोरीज है मेरी लाइफ में जिनमें से एक स्टोरी जिसने मेरी थॉट बदल दिया। ओके। सेल्फ असेसमेंट, अपने आप से पूछे सवाल। एक लड़का एक दुकान पर पहुंचता है, उस समय एसटीडी पीसी हुआ करते थे, तो वहाँ से एसटीडी पर पहुंचता है, वो एक कॉल करता है, उधर से एक मैडम फ़ोन उठाती है। सेल्फ असेसमेंट, खुद के अंदर झांकना। लड़का कहता है मैडम मुझे अपने यहाँ माली रख लो। मैडम कहती है नहीं मेरे यहाँ तो माली है। लड़का कहता है मैडम उसे हटा दो, मुझे रख लो। मैडम कहते नहीं मेरा माली बहुत अच्छा, मैं नहीं हटाऊंगी उसे। लड़का बोलता है मैडम मैं 100 रुपये कम ले लूँगा सैलरी। मैडम कहते नहीं मेरा माली बहुत अच्छा है, मैं उसे तो नहीं हटाऊंगी। लड़का बोलता है मैडम मैं लंच भी घर से ले आया करूँगा, आपके यहाँ नहीं करूँगा, मुझे रख लो, उसे हटा दो। मैडम कहते नहीं मेरा माली बहुत अच्छा है, मैं उसे नहीं हटाऊंगी, और मैडम फ़ोन रख देते। अब ये सब वो दुकान वाला देख रहा होता है, एसटीडी पीसीओ वाला, उसे उस लड़के पे बहुत तरस आता है। लड़का वो लड़के के पास बोलता है और उससे कहता है बेटा तुझे नौकरी की इतनी दिक्कत है, इतनी काम की समस्या है, तू एक काम कर मेरे यहाँ काम कर ले। लड़का बोलता है कैसी नौकरी, कौन सी नौकरी? बोले यार अभी तो तू फ़ोन पे नौकरी मांग रहा था। लड़के का जवाब सुनिए। लड़का बोलता उन मैडम के घर माली मैं ही हूँ। मैं तो ये चेक कर रहा था कि मेरी मालकिन मेरे काम से खुश भी है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कल को कोई 100 रुपये कम मांगेगा और मुझे हटा दिया जाए। क्या मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, नहीं दे रहा? क्या मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा? क्या मैं अपना काम जिम्मेदारी से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा? मैं तमाम लोगों से बोलता हूँ, जब आपको कंपनी से शिकायत हो, जब आपको समाज से शिकायत हो, जब आपको दुनिया से शिकायत हो, एक बार खुद से भी पूछ लीजिएगा कि मैं अपना काम ईमानदारी से कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। टीचर हूँ, पहुँच रहा हूँ 15 मिनट लेट, घर से निकल रहा हूँ आधा घंटे पहले, और फिर कहते हो अरे यार दुनिया सरकार ऐसी है। मैं एक एम्प्लॉई हूँ और रोज़ फरलो मारता हूँ, आधा घंटे लेट पहुँचता हूँ, फील्ड में निकलता हूँ तो सो जाता हूँ, और फिर कहते हैं प्रमोशन नहीं मिलता। अपने आप से सवाल पूछने शुरू करिए। नदीम शाह साहब का एक शेर है, ये जो दुनिया से तुझको इतना गिला है, ये बता तूने दुनिया को क्या दिया है। सवाल ये आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कल को फिर कोरोना काल आएगा, कोई पेंडेमिक आएगा, कोई चैलेंज आएगा, सबसे पहले नंबर हट जाएगा, निकलने वालों में नंबर पे सबसे पहले आ जाएगा। तो और मैं केवल काम की बात नहीं कर रहा, व्यवहार के बारे में पूछिए कि भाई जैसा व्यवहार मैं लोगों से करता हूँ, अगर सेम व्यवहार लोग पलट के मुझसे कर दें तो क्या हो। व्यवहार के ऊपर मुझे बात नहीं कहनी चाहिए। एक अजीब सा उदाहरण है, पर जो मेरा ऑब्जर्वेशन मैं कहता हूँ, मैं कई लोगों के डायलॉग सुनता हूँ। ये दुनिया आजकल डायलॉग में चल रही है एक्चुअली। बोले मेरा एटीट्यूड तो तुम सामने वाले पर डिपेंड करता है। आप चाहें तो इसको देख लीजिएगा, मैं छोड़ रहा हूँ आपके ऊपर, सर्विसर काटें तो काट लीजिएगा, पर उदाहरण देता हूँ। बोले जी मेरा एटीट्यूड तो सामने वाले पर डिपेंड करता है,
अगर तुम ढंग में बात करोगे तो हम ढंग में बात करेंगे, बदतमीजी करोगे तो हम बदतमीजी करेंगे। मैंने कहा यार फिर तुम में और कुत्ते में क्या अंतर है? अगर मैं किसी कुत्ते को पुचकारूं तो वो पूंछ हिलाएगा, और मैं कुत्ते को डला मार दूं तो वो मेरे को काटने को दौड़ेगा। तो तुम इंसान किस बात के हुए भाई? यानी तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा बिहेवियर, तुम इतने कमजोर हो कि सामने वाले पर डिपेंड करता है। तो तुम इंसान कहाँ बचे? आप तो जानवर हैं। बात तो सही। जानवर में और इंसान में सबसे बड़ा अंतर क्या है? सोचना और समझना। यही तो अंतर है। और तुम ये और इसमें बड़ी शेखी भी महसूस कर रहे हो आप इसमें। तो मेरा पॉइंट पहला तो सेल्फ असेसमेंट था। दूसरा, अगर चेंज की बात करूं, मेडिटेशन, और दूसरा मेरी नज़र में शब्द बहुत मायने रखता है। मैंने शब्दों पे मैं ये मानता हूं सर, आप सिर्फ अपने शब्द बदलिए। मैं तो यहां तक भी कहता हूं कि ईश्वर, मुझसे कोई पूछे तो मैं कहता हूं आपके शब्द ही भगवान है। आप कभी ईश्वर शब्द पे गौर करिएगा, इसको संधि विच्छेद करिए। ईश प्लस स्वर, आपके द्वारा बोले गए पवित्र और पावरफुल शब्द ही आपके भगवान हैं, ईश्वर हैं। वो आपका जीवन तय करने वाले हैं। और मुझसे कोई पूछे तो एक थ्योरी मैं हमेशा देता हूं कि चेंजेस कम इनसाइड। हमें बहुत कहा गया थॉट बदली, मैं कहता हूं बिल्कुल, थॉट से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं, पर आप थॉट्स बदल नहीं सकते। थॉट्स आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? शब्द। आप कार से जा रहे हैं कहीं और आपके पापा जी साथ में हैं, दोस्त साथ में, उन्होंने कहा कार मोड़ लो। क्या करते हैं आप? नीचे उतर के पहिए टेढ़े करके कार मोड़ देंगे? क्या करते हैं? हैंडल घुमाते हैं। पर उन्होंने तो क्या मोड़ने के लिए कहा था? कार। तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि ये जो कार है ये थॉट्स हैं, और ये स्टेयरिंग और हैंडल है ये शब्द हैं। मोड़नी आपको कार ही है, बदलने आपको शब्द ही हैं। पर दोस्तों आपके हाथ में थॉट्स हैं नहीं। मोड़नी आपको कार ही है, बदलने आपको थॉट्स ही हैं। पर आपके हाथ में थॉट्स थोड़ी हैं। आपके हाथ में क्या है? शब्द है। शब्द है। मैं दो चीजें आपको देता हूं, नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव शब्द। आप मुझे जरा बताइएगा, क्या आपके हाथ में है कि आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ना आए? नहीं। ये कोई बटन लगा हुआ है? नहीं, वो तो आएंगे आएंगे। पर ये आपके हाथ में है या नहीं कि आपके मुंह से नेगेटिव शब्द बाहर ना आए? ये तो अपने हाथ में। तो मैं कहता हूं जो आपके हाथ में वो करिए ना। आपके हाथ में थॉट्स हैं ही नहीं। और वैसे भी मैं ये कहता हूं चेंजेस कम इनसाइड, ये बहुत बड़ा मिथ है। अंदर से आज तक जितने भी स्पीकर, जितने भी ट्रेनर, जितने भी बाबा, जितने भी सुने आपने, वो क्या कहते हैं? कहां से बदलो? दिमाग, सोच, अंदर से। अंदर से। मैं कहता हूं इससे बड़ा झूठ दुनिया में नहीं। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, समझिएगा, मैं झूठ नहीं वर्ड यूज करूंगा, सॉरी। मैं ये कहूंगा ये मिसकंसेप्शन है। गलत वो भी नहीं कह रहे, पर वो मंजिल बता रहे हैं, रास्ता नहीं बता रहे। आपको टीवी में चैनल चेंज करना है तो आप टीवी चेंज करेंगे या रिमोट से चेंज करेंगे? रिमोट से। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं, वो जो थॉट्स हैं वो टीवी का चैनल है, पर आपके हाथ में टीवी का चैनल नहीं है। आपके हाथ में क्या है? रिमोट। और वो रिमोट जो है वो आपके शब्द है। चेंजेस, पर्पस दोनों का चैनल ही बदलना है। मैं ये नहीं कह रहा थॉट्स मत बदलिए, पर मैं कह रहा हूं थॉट्स को बदलने की शुरुआत शब्दों से होगी। चेंजेस कम इनसाइड, नॉट फ्रॉम इनसाइड। बदलाव अंदर आते हैं, अंदर से नहीं आते। अभी हम लोग इस पॉडकास्ट कर रहे हैं इस स्टूडियो में। मैं आपसे कहता हूं सर्विस सर इसको बदल दीजिए, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? क्या 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 कर सकते हैं आप? इसको मैं कहता हूं इसको और सुंदर बनाइए, और ब्यूटीफाई करिए, और बेहतर बनाइए। तो आप क्या करेंगे? प्रॉप चेंज कर देंगे। प्रॉप्स लाएं। कहां से आएंगी प्रॉप्स? जो है इसमें। कहां से आएंगी? मतलब ये जो सामान रखे हुए हैं उससे इसकी डिजाइन को चेंज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अंदर नहीं चेंज हो सकता। पर ये सामान आया कहां से? बाहर से। आपको फर्नीचर बदलना है, फर्नीचर कहां से आएगा? बाहर से। आप कहेंगे सिर्फ कर्टेन बदलेंगे, कहां से आएंगे? बाहर से। इंटीरियर बदलेंगे, फ्लोरिंग बदलेंगे, आप माइक बदलेंगे। मैं कहता हूं चेंजेस कम इनसाइड, नॉट फ्रॉम इनसाइड। आएगा सब कुछ बाहर से ही, और बाहर हैं आपके शब्द। आप अपने शब्दों पे काम करिए, धीरे धीरे देखेंगे कि आपका थॉट्स बदलने शुरू हो गए, आपका नजरिया बदलना शुरू हो गया, आप चीजों में हैप्पीनेस ढूंढने लगे। पर शुरुआत में आपको क्या बोलना पड़ेगा? शब्दों पे काम करना। नियम बता रहा हूं आपको सर, लॉ ऑफ इनर्शिया हम सबने पढ़ा है। लॉ ऑफ इनर्शिया, हम क्या डायलॉग मार देते हैं जी, अंदर से बदलेंगे, बाहर का बदल। मैं ये कहता हूं अंदर से आप बदल ही नहीं सकते। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम फिजिक्स में आया था 11th 12th में थे शायद हम। तो वो ये कहता है कोई भी व्यक्ति या वस्तु तब तक कोई बदलाव नहीं हो सकता उसमें जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। बदलने की पहली शर्त है आपको बाह्य दबाव लगाना पड़ेगा। अंदर से आप बदलेंगे अंदर,
पर अंदर से नहीं बदलेंगे। तो मुझसे अगर कोई पूछे बदलाव के 2 तरीके, तो आप सिर्फ अगले 15 दिन मेरे कहने से शब्दों को बदल दीजिए, पावरफुल बोलिए, पवित्र बोलिए। आप जैसे हैं नहीं, कोई पूछ ले कैसे हो, बोलो शानदार हो। अब आप कहोगे शानदार तो मैं हूं ही नहीं। मैं कहता हूं आप बाजार में दुकान पे जाते हो तो आप दुकानदार से क्या मांगते हो? जो घर में है नहीं, या जो नहीं है? जो नहीं है। तो मैं कहता हूं वो बोलिए ना जो आप होना चाहते हैं। वो क्यों बोल रहे हैं जो आप हैं? मैं तो गरीब हूं, पर मैं ये थोड़ी बोलूंगा मैं गरीब हूं, मैं होना तो अमीर चाहता हूं ना। और वैसे भी ये पॉइंट निकल गया तो एक कमाल की बात बताता हूं सर, और आप सुनिएगा बड़े गौर से, जितने लोग सुन रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कभी भी इजेमार, अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तो इजेमार, और हिंदी में बोल रहे हैं सर इसको तो सुनिएगा, जो छोटी छोटी चीज़ों पर मैंने ईश्वर की कृपा से काम किया है। कभी भी इजेमार या हिंदी में बोलते समय हूं या हैं के बाद कभी भी नेगेटिव एक्सप्रेशन बोलिए ही मत, नेगेटिव शब्द बोलिए ही मत। क्यों मत बोलिए? क्योंकि वो परमानेंट हो जाएंगे। कैसे बताता हूं मैं कहता हूं आई एम अमर चौधरी। कब तक हूं मैं अमर चौधरी? 2 दिन, 10 दिन, कब तक हूं मैं अमर चौधरी? हमेशा रहूंगा। हमेशा हूं, सारी जिंदगी के लिए हूं। मैं कहता हूं यू आर सर्वेश मिश्रा। कब तक है आप सर्वेश मिश्रा? हमेशा। सारी। ही इज अ मेल, वो पुरुष है। कब तक है वो पुरुष? अरे हमेशा है। ही इज अ डॉक्टर। हमेशा। मैं, अब अगला ध्यान देना, मैं पेशेंट हूँ, आई एम अ पेशेंट। कब तक हूँ? क्षणिक। पर ये तो आई एम लगता ही तो सारी जिंदगी के लिए हो गया ना। हाँ। कायदे से तो मैं पेशेंट कुछ समय के लिए तो रहूंगा, पर मैं बोल क्या रहा हूँ इंग्लिश में, क्या बोल रहा हूँ सेंटेंस में? आई एम अ पेशेंट। तो इस सेंटेंस ने तो पेशेंट होना मेरा परमानेंट कर दिया। हाँ। मैं गरीब हूँ, ये सेंटेंस, भाई मैं अमर हूँ, सारी जिंदगी हूँ। मैं तो अमर चौधरी सारी जिंदगी हूँ ना। मैं मेल हूँ तो मैं सारी जिंदगी मेल हूँ ना। अब अगला सेंटेंस सुनिएगा, मैं गरीब हूँ। ये सेंटेंस तो ये कह रहा है कि तुम सारी जिंदगी गरीब रहोगे। मैं दुखी हूँ, ये सेंटेंस तो कहता है मैं सारी जिंदगी दुखी रहूंगा। क्योंकि इजेमार के बाद केवल वो चीज बोली जाती है जो परमानेंट हो। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अपने शब्दों पे गौर करना शुरू करिए। आप केवल शब्द बदल लीजिए। मैं चुनौती के साथ कहता हूं धीरे धीरे आपका जीवन अब बदलना शुरू। पूछने वाले, अगर मैं नहीं पूछूंगा तो लोग ये कहेंगे कि फिर अगर मैं बीमार हूं तो उस समय के लिए क्या बोलूंगा? मैं बीमार, अरे ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल। मेरे एक दोस्त ने अभी 6 महीने पहले की बात है, मैंने वैसे ही फ़ोन लगा लिया। मैंने क्या हाल चाल है? अरे बोले यार अमर भाई क्या बताऊँ, बहुत बुरे दौर से गुजर रहा हूँ, बहुत परेशानी से गुजर रहा हूँ। मैंने कहा यार बधाई हो। वो बोला यार ये कौन सी बात है, मैं कह रहा हूँ मैं परेशानी से गुजर रहा हूँ, बहुत बुरे दौर से गुजर रहा हूँ, तो कह रहा है बधाई हो। मैंने कहा तुमने एक बहुत खूबसूरत शब्द का प्रयोग कर रहा है। आपने कहा गुजर रहा हूँ। हाँ। इसका मतलब तुम पार निकल जाओगे। हाँ। अगर मैं कहूँ, मैं अभी हम नोएडा में बैठे हैं और मैं आपसे कहूँ कि सर्वेश भाई मैं अभी नोएडा से गुजर रहा हूँ, तो इसका मतलब 1 घंटे बाद मैं नोएडा से गुजर जाऊंगा या नहीं? हाँ, निकल जाएंगे। समस्या तो उनके जो आलती पालती मार के बैठे हुए हैं। आप बीमार हैं तो ये बोलिए ना मैं बीमारी से गुजर रहा हूं, मैं बुखार से गुजर रहा। 2 सेंटेंस शब्दों पे काम किया। तो अब आपने पूछ लिया तो सुनिए, मैं परेशान हूं और मैं परेशानी में हूं, इन दोनों सेंटेंसेज में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ। मैं इस कमरे में हूं, ये सेंटेंस कहता है कि मैं 10-20 मिनट बाद इस कमरे से निकल जाऊंगा। और अगर मैं बोलूं मैं ही कमरा हूं, जड़ हो गए, तो मैं तो जड़ी हो गया ना। हाँ। तो मैं कहता हूं जब आप बुरे वक्त और मुश्किल समय से गुजर रहे हो तो आप ये बोले गुजर रहे हैं, ऐसा मेरे साथ हो रहा है, ताकि वो कुछ समय बाद होना बंद हो जाए। पर आप अपने पे ठप्पा मार, आप तो वो स्थिति बन गए ना। मैं बीमार हूं मतलब आप ही बीमार बन, आप बोलते मैं बीमारी से गुजर रहा हूं। याद कीजिए हम एप्लीकेशन लिखते थे तो क्या लिखते थे बचपन में? इंग्लिश में एक एप्लीकेशन आती थी, टू द प्रिंसिपल, बीमारी की, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। सफरिंग वर्ड क्यों यूज किया गया? ताकि कुछ समय बाद मैं निकल जाऊंगा इससे। हाँ। अब आप कहो आई एम फीवर, तो भाई ये तो बड़ी समस्या वाली बात हो जाएगी। तो शब्दों पे जब आप काम करना शुरू कर देंगे, तो मेरे तो लोगों से कहता हूँ कुछ मत करिए, अपने शब्दों को बदलने की कोशिश करिए। बैठिए अपने साथ, जितने लोग सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा निकालिए 10 मिनट का समय अपने लिए, बैठिए अपने साथ। आप अपनी सुबह से शाम तक की वार्तालाप देखिए, उसमें से जो नेगेटिव शब्द है, एक तो मेरे कहने से नेगेटिव शब्द निकाल दीजिए, दूसरा उसमें से पावरफुल वर्ड बोलना शुरू कर दीजिए। यही तो काम करना है, जिंदगी बदल जाएगी। एक आखिरी सवाल जी, जो सबसे बड़ी समस्या होती है ना, और मैं हूँ आप हैं या वो सारे लोग जो थोड़ा सा हटके कर रहे हैं, थोड़ा सा हटके, उन लोगों ने एक ही चीज़ पहले जाना कि वो कौन है जी। इसकी क्लैरिटी मिलते ही वो अपने रास्ते पे बढ़ चले। तो किसी को ये तलाशना हो या ये जानना है कि वो कौन है, किस लिए बना है,
जीवन में क्या करना चाहिए, इसका जवाब है आपके पास? अरे कमाल की बात पूछ ली आपने। मुझे इस पॉडकास्ट की सबसे बेहतरीन बात क्या लग रही है सर, सवाल तय करते हैं जवाब कैसा होगा। आपके सवाल बहुत शानदार हैं। Thank बहुत कम ऐसे सवाल आप आते हैं जिन पर हम वो जवाब दे पाएं जो लोगों को भला करे या लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। आपने पूछा मैं कौन हूँ, मैं फिर कहूँगा मैं, अच्छा मेरे बारे में एक लाइन कही जाती है कि मैं वो कोई काम नहीं करता जो यूट्यूब और गूगल करते हैं। मतलब मेरे ना तो एग्जाम्पल, मैं एलन मस्क के उदाहरण, आप पूरे 1 घंटे का पॉडकास्ट 1.25 घंटे का देख लीजिए, मैं ये फालतू के उदाहरण देता ही नहीं, फलाना बड़े बड़े लोगों की, मैंने उनकी क्या बात करना। आपको मैं अपने आसपास की ऑब्जर्वेशनल बात बताता हूँ ना। मैं बहुत सिंपल, दुनिया इस सवाल का तलाश कर रही है जवाब कि मैं कौन हूँ, हम कौन हैं। ग्रंथ पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है, पढ़िए। मैं पर साधारण जवाब दे देता हूँ। इंग्लिश में एक वर्ड आता है कंट्रीब्यूशन, मैंने शब्दों पे बहुत काम किया। इंग्लिश में एक वर्ड आता है कंट्रीब्यूशन और इसकी शुरुआत ही होती है कौन। तो मैं कहता हूँ जो आपका इस दुनिया को, इस समाज को, इस सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन है, जो आपने इस समाज को दिया है, आप वो ही हैं। आप कभी गौर करना सर्वेश सर, हमारा इंट्रोडक्शन या हमारा परिचय, इवन हमारे प्रोफेशन का परिचय, हमारा परिचय वो नहीं होता जो हमने इस दुनिया से लिया। हमारा इंट्रोडक्शन, हमारी पहचान वो है जो हमने इस दुनिया को दिया। उदाहरण देता हूँ, हम सब्जी वाला किसको बोलते हैं? जो सब्जी लेता है या सब्जी देता है? जो सब्जी देता है। अखबार वाला किसको बोलते हैं? जो अखबार लेता है देता है? देता है। और दूध वाला जो दूध देता है। मैं हमेशा कहता हूँ हमारा परिचय वो है जो हमने इस दुनिया को दिया। इस दुनिया के जितने भी प्रोफेशन है, जितने प्रोफेशन है, आप गौर करना आज के बाद, वो देने वाले के नाम पर है। जो पढ़ाई दे वो कौन? टीचर, शिक्षक, टीचर। जो दवाई दे वो कौन? डॉक्टर। वो सलाह दे वो लॉयर या कंसल्टेंट। आप कभी भी गौर करना, दुकानदार किसको बोलते हैं? जो मिठाई दे वो हलवाई। जो दे, हमेशा जो देने वाला है उसका परिचय, हमारा परिचय, हमारा इंट्रोडक्शन वो है जो हमने इस दुनिया को दिया। सारे प्रोफेशन, इस दुनिया में केवल एक प्रोफेशन है जो लेने वाले के नाम से जाना जाता है, कबाड़ी। कबाड़ी किसको बोलते हैं? वहां भी 2 लोग हैं, एक कबाड़ दे रहा है और एक कबाड़ ले रहा है। पर दोनों में से कबाड़ी कौन सा कहलाता है? जो ले रहा है। जबकि दवाई देने वाला और दवाई लेने वाले भी 2 हैं, पर डॉक्टर कौन कहलाता है? जो दवाई दे। दवाई ले भी रहा है कोई और दवाई दे भी रहा है, पर प्रोफेशन किसके नाम से जाना गया? देने वाले। पढ़ाई ले भी रहा है कोई, पढ़ाई दे भी रहा है कोई, पर प्रोफेशन किसके नाम से जाना? देने वाला। कबाड़ी इस दुनिया में एकमात्र प्रोफेशन है जो लेने वाले के। तो मैं कहता हूं जब तक आप लेने वाले बने रहोगे तब तक हम कबाड़ी हैं, और इससे भी नीचे चले गए तो फिर भिखारी हैं। गजब के शोध हैं आपके। को सिर्फ सर्वेश सर अगर अपना पहचान पूछनी है तो बस अपने आप से ये पूछ लो, मैंने इस दुनिया को दिया क्या? मैं उदाहरण देता हूं, सुभाष चंद्र बोस जी कौन थे? बोले जी जिन्होंने वो नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैंने कहा 2-4 के उनके नाम बताना जिन्होंने नारा लिया था वो। कोई जानता है क्या? कोई नहीं। इस दुनिया में लेने वाले को कोई नहीं जानता। हमने सुना ना, देवा ओ देवा गणपति देवा। कभी सुना लेवा ओ लेवा गणपति लेवा? देने वाले देवता होते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि देने वाला, आप 2 करोड़, लोग क्या बोलते हैं? सर मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए। मैंने कहा हाँ भाई साहब ये तो ली है। सर मैंने एक प्लॉट ले लिया। मैंने कहा भाई साहब ये तो लिया है। मैं तो हमेशा कहता हूं आप 2 करोड़ की गाड़ी ले आओ, अखबार में खबर छपेगी क्या? नहीं। आप मेरे कहने से 2 दर्जन केले सरकारी अस्पताल में बांट आना, अगले दिन अखबार में फोटो छपेगा मरीजों को फल वितरित करते हुए। देने वाला 2 दर्जन केले में छप जाता है, लेने वाला 2 करोड़ के प्लॉट में नहीं छप रहा। देने वाला बड़ा होता है। इसलिए नदीम शाह साहब का जो मैं शेर कह रहा था कि ये जो दुनिया से तुझको इतना गिला है, ये बता तूने दुनिया को क्या दिया है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं मैं कौन हूं, तो अपने आप से सिर्फ इतना पूछ लिए कि मेरा इस दुनिया को कंट्रीब्यूशन क्या है। भाई आप तमाम लोग उठाओ ना जिनके भी, कलाम साहब को अगर मैं आपसे पूछ लूँ कलाम साहब कौन? बोले सर जिन्होंने वो अग्नि मिसाइल दी थी। वो सुभाष चंद्र, महात्मा गांधी जी कौन? भगत सिंह जी कौन? सर जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई थी। आप जिसका भी परिचय देंगे उसका परिचय देने के नाम पे देंगे। सुभाष चंद्र बोस जी जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद हिंद फौज दी, या जिन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, जो आपने दिया वही हमारा कंट्रीब्यूशन है, वही हमारा परिचय है। तो पूछिए इस समाज को, इस दुनिया को आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, और वही आप है। इसी सवाल को थोड़ा सा दूसरे तरीके से, मतलब ये ख़त्म ही लास्ट ही सवाल है, लेकिन ये पहचानना हो कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम किस लिए बने हैं, या हमें किस क्षेत्र में जाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी भी तो गढ़नी है।
ये क्षेत्र वाला जो अगर आप सवाल दूसरे कॉन्टेक्स्ट में है, ये बेसिकली एक तरह से करियर काउंसलिंग वाला हो गया कि भाई मैं किस क्षेत्र के लिए, इसके लिए एक फॉर्मूला दे दो। अगर बच्चे भी सुन रहे हो और अगर पेरेंट्स भी सुन रहे हो तो वो भी इसको गौर से, हालांकि सही बताएं, ये करियर काउंसलर से आप बात करें, आप उनके कुछ टेस्ट कराएं, आप उसके माध्यम से जाएं। लेकिन अगर आपने मुझसे पूछा तो मैं अपनी क्यों स्टाइल पूछा में, वो भी बता दूं। मैं अपनी स्टाइल में जवाब दे देता हूं। नहीं, जी, जी। क्योंकि आपके तर्क और आपकी क्लैरिटी किसी भी विषय पे, हम ये पॉडकास्ट दूसरे विषय के लिए शुरू किए थे, लेकिन ये गया दूसरी तरफ। इसका मतलब ये है कि हम इस पे आ सकते हैं क्योंकि जो क्लैरिटी आपकी तरफ से मिलेगी बिल्कुल वो अलग बिल्कुल। होगी। पहले तो आप ये समझ लीजिए, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि खुद से अनजान तो हो सकता है मगर लाचार हो नहीं सकता, और जिसे उसने बनाया हो वो बेकार हो नहीं सकता। पहले तो आप ये समझ लीजिए आप किसी ना किसी चीज़ के लिए बने हुए हैं। 90% केस में क्या हो रहा है, मैं जब करियर काउंसलिंग पे, हालांकि आई एम नॉट इनटू दैट, पर कभी बोलता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक ताला ले लेता हूँ सर्विस सर, और कोई भी एक चाबी उठाता हूँ उसमें लगाने लगता हूँ। वो चाबी लगती नहीं, तो कोई बोलता है अरे सर ये चाबी ख़राब है, फिर मैं उस चाबी का ताला लेता हूँ और उसमें लगा देता हूँ। और बोले तो मैंने कहा आप तो कह रहे थे चाबी ख़राब है, तो मैं कहता हूँ हमारे हर बच्चा इस चाबी की तरह है, हम इसे गलत तालों में लगा के ये कह रहे हैं कि चाबी ख़राब है, इसका सही ताला नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो पहली बात तो हमें ढूंढना, अब तरीका बताता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ अपने स्टाइल में। एक फार्मूला मैंने इसको बनाया हुआ है एंड दैट इज कॉल्ड IAS। उस फार्मूले को मैं बोलता हूँ IAS। सबसे पहले आई मतलब इंटरेस्ट, आपको किस काम में मन लगता है, इंटरेस्ट किस काम में है आपका, पता कीजिए, गाने में है, क्रिकेट में है, खेलने में है, पढ़ने में, जिसमें स्टार्टअप में, जिसमें भी। लेकिन यहां बात खत्म नहीं होती। पिछले 10 साल में एक सबसे बड़ी समस्या ये भी पैदा हो चुकी है, अब जिस काम में इंटरेस्ट है, बोले मैं तो, मेरे बच्चे का इंटरेस्ट तो क्रिकेट में है। अब एक चीज और पता कर लीजिए, नहीं, आई के बाद एक वर्ड मैंने यूज किया, एक टर्म यूज किया, ए मतलब एबिलिटी। क्या इसके अंदर वो योग्यता भी है? भाई क्रिकेटर बनना तो चाह रहा है बच्चा, पर ये भी पता कर लो पढ़ाई से बचने के लिए बनना चाह रहा है क्रिकेटर, या सच में क्रिकेटर ही है। तो एबिलिटी का पता, मैं कहने लगूं मुझे सिंगर बनना है, हाँ ठीक है जी मेरा इंटरेस्ट है सिंगिंग में, आगे आवाज भी है क्या, एबिलिटी भी है क्या? तो आई के बाद देखिए क्या बच्चे की या आपकी वो एबिलिटी भी है क्या। और तीसरा जो मैं टर्म यूज करूंगा, वो 99% मोटिवेशनल स्पीकर्स ने लोगों के दिमाग में ये भर दिया, हमने तो दिमाग में ये भर रखा ना, अगर तुम में दम है तो तुम तो ये कर दोगे, वो कर दोगे। मैंने कहा वो तो ठीक है, पर मेरा एक सवाल भी है कि एक साहब, मैं एक सेशन ले रहा था, वो टॉपिक दूसरा पर यहाँ जोड़ देता हूँ, एस पे आऊँगा फिर बताऊँगा, कि एक साहब खड़े होकर मुझसे बोले सर मैं इतना मेहनती हूँ कि मैं बंजर ज़मीन में भी फसल पैदा कर सकता हूँ। मैंने कहा अरे तो सैल्यूट है आपको, पर मैंने कहा मेरा एक सवाल है। बोले जी क्या? मैंने कहा जब आप इतने मेहनती हो कि आप बंजर ज़मीन में फसल पैदा कर सकते हो, तो इतने समझदार क्यों नहीं हो जाते कि उपजाऊ ज़मीन ढूंढ लो। भाई मान लो बंजर में आप 10 किलो कर रहे होंगे तो उपजाऊ में 100 किलो कर देंगे। ये क्या मरते हुए दादाजी को वादा किया था कि बंजर में ही करके दिखाऊंगा। तो हमारे बच्चों के साथ एक समस्या ये भी है कि जब उनमें इंटरेस्ट और एबिलिटी आ जाती है तो वो एस को भूल जाते हैं, एस इज कॉल्ड स्कोप। ये भी पता हो सकता है आप लैंडलाइन के बहुत एक्सपर्ट हों, पर लैंडलाइन की दुकान खोल लेंगे तो आपके एक्सपर्ट हो जाने से बिक नहीं जाएगी वो। आपको स्कोप भी समझना पड़ेगा। देखो मैं डिमीन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी एक उदाहरण देता हूँ। एक बच्चा खो खो का वर्ल्ड चैंपियन है और एक क्रिकेटर है, और आम सा क्रिकेटर IPL में ही नंबर आया, फिर भी ज्यादा कामयाब कौन हो जाएगा, कमा कौन लेगा? आपको स्कोप भी करना पड़ेगा। मैं यहाँ खो खो की बुराई नहीं कर रहा हूँ, देखिए मैं बात कर रहा हूँ कि आपको फिर ये भी देखना पड़ेगा कि जिस फील्ड में मैं जाना चाहता हूँ उसमें कोई स्कोप है या नहीं है। अब आप मुझे इसमें एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हैं जी हमारे यहाँ तो सानिया मिर्जा भी हैं, बिल्कुल हैं, पर दूसरे का नाम तो बताओ, दूसरा नाम भी बताओ। जब इतना ही हो है तो फिर हमें, अब आप अगर ऐसा आप में वो पैशन, वो जुनून है, तो फिर तो आपका कोई सवाल कमाल नहीं है, फिर तो बात ही नहीं है। पर अगर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि अगर आप इंटरेस्ट ढूंढ लें, आप एबिलिटी भी ढूंढ लें, तो फिर ये भी चेक कीजिएगा क्या इस इंडस्ट्री में स्कोप है या नहीं है। क्योंकि दो तरह की ताकत होती है, एक ह्यूमन बीइंग की ताकत, एक ताकत होती है टूल की ताकत। आपने इंडस्ट्री कौन सी चुनी, आपने टूल कौन सा चुना, क्या उसका स्कोप है, क्या वो आगे बढ़ रहा है। तो मैं IAS ये फॉर्मूला अपनाता हूँ। क्या बात है, ये जो चर्चा हुई ना बड़ी शानदार रही, और मुझे लगता है कि बहुत बड़े बड़े सवालों का जवाब बहुत हल्के में, बहुत तरीके से रख दिया गया। एक मुश्किल रही है जब से घरों से दादी और बाबा विदा हुए ना, लोग न्यूक्लियर फैमिली में आए, तब से किस्से, कहानियाँ और रेफरेंस ख़त्म हो गए। आज हम जिन बातों की बात कर रहे हैं, दरअसल हम अपने नायक और नायिका किस्से, कहानी, चुटकुलों में ढूंढते थे। वहाँ से हम खुद को
हीरो बनाते थे, लेकिन हमारा वो हीरो का जो पैमाना या जो मानक है ना, वो बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों पे शिफ्ट हो गया है। तो वो खोखली फिल्में हमें खोखला हीरो बना रही हैं और वही हमारे कैरेक्टर को गढ़ती हैं, तो हम समाज में जस्टिफाई नहीं हो पाते और सफल नहीं हो पाते। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद ये तो लग गया होगा कि हम अपनी ज़िंदगी में अगर बहुत छोटी छोटी चीज़ों को सुधार लें, यानी कि अपने शब्द को सुधार लें, जो रोज़ हर सेकंड हर मिनट बोलते हैं, तो शायद हमारी आने वाली ज़िंदगी बहुत बेहतरीन ही ना बने, हमें अपनी मंजिल का भी पता चल जाए। दूसरी बात, ये सब कुछ जो है ना, हमारी ज़िंदगी के बाहर का जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे अंदर है। ठीक उसी तरह से कि अगर हम किसी गाड़ी से जा रहे हैं तो जो ड्राइवर है ना, वही हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा, पीछे तो पैसेंजर बैठे हुए हैं। तो हमारे दिमाग को ना दुरुस्त करने की ज़रूरत है। उसके लिए अपने सोचने के तरीके से पहले अपने शब्दों पे गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भले दिखते ताकतवर नहीं है लेकिन होते बड़े ताकतवर हैं। हमारे यहाँ कहावत कही जाती थी कि इसी मुंह से आदमी पान खाता है और इसी मुंह से पनही, पनही का मतलब डंडा होता है। तो आपके शब्द से आपको सम्मान भी मिलता है और आपके शब्द से ही आपको डांट और मार भी पड़ती है। तो ये पूरी जिंदगी का जो स्ट्रक्चर है ना, वो आपके शब्द और सोच से ही गढ़ा जाता है। आज के पॉडकास्ट ने ये बताया। मुझे लगता है कि इसके बाद भी तमाम लोगों के सवाल होंगे। अमूमन मैं ऐसा करता नहीं था, लेकिन जब किसी पॉडकास्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और मुझे लगता है कि वो उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है, उनके लिए हितकर है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने गेस्ट से कि हम दोबारा फिर से बैठें और वो वक्त निकालें। तो अगर आपको लगता है कि आपके सवाल बाकी रह गए हैं या बहुत से ऐसे सवाल हैं जिस पर बात नहीं हो पाई, तो लिख भेजिए। और तब तक आप भी इंतजार कीजिए और मैं भी, और आपके सवाल आने के बाद फिर से कोशिश करेंगे कि एक बार हम लोग बैठें।